अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक। आपको हम वेलकम करते हैं अपने राइजिंग पाकिस्तान के इस स्पेशल एडिशन में। एनर्जी के साथ अपने इस ट्रांसमिशन का हम करेंगे आगाज इस मुबारकबाद के साथ मेरे और सबीन की तरफ से, बल्कि पूरी पीटीवी होम की तरफ से आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान मुबारक। आपको भी रमज़ान मुबारक और पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ से आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और इट्स एन ऑनर फॉर अस एज वेल कि हम आप सबको वेलकम कर रहे हैं रमज़ान में। और यकीनन ये हम सबके लिए खुशी का बाइस भी ज़रूर है, बिकॉज़ दुआओं के साथ और एक अच्छी नीयत के साथ इस माह मुबारक का हम अगर आगाज़ करें तो यकीनन ये बहुत बड़ी सादत है हम सब के लिए। इसके साथ साथ हम एक बात और भी आपसे करना चाहते हैं, जो राइजिंग पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म से यूँ तो हम आपके साथ सुबह के वक्त हाजिर होते थे, लेकिन इस रमज़ान जो हमारा टाइम है थोड़ा चेंज ज़रूर हुआ है। फॉर्मेट भी हल्का फुल्का से चेंज है, कुछ नए मेहमान साथ मौजूद होंगे। और इसमें कुछ मेहमान परमानेंट होंगे हमारे साथ, जिनसे हम आपकी रोज़ मुलाकातें कराएंगे। एग्जैक्टली कुछ होंगे और उनको रिवील कर दें हम अभी, मेरा ख्याल है हमें करना चाहिए ताकि हम उनको भी वेलकम करें अभी हमारे इस पहले प्रोग्राम में ही और रमज़ान के बिल्कुल शुरू में ही। आप सबके फेवरेट, हमारे फेवरेट, जिनका कंटेंट सोशल मीडिया पे बहुत पसंद किया जा रहा होता है और अब तकरीबन जो है वो 10 मिलियन से ज़्यादा उनकी व्यूज़ तकरीबन हो चुके हैं। 11.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके, सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे। और ज़रा ही इज़ द वन जिनको डायमंड बटन मिला है। अरशद रील्स की हम बात करें, नहीं ज़ैनब के पापा की हम बात करें, तो नॉट जस्ट अरशद भाई बल्कि भाभी और बाकी जो बच्चे हैं वो साथ मौजूद होंगे। एंड नॉट जस्ट अरशद भाई एंड हिज फैमिली। आपको याद होगा एक ड्रामे में एक बच्चा बड़ा मशहूर हुआ था, शीस उसका नाम है। रूमी नाम था उसका उस ड्रामे में, लेकिन उसका शीज उसका असल नाम है। और शीज भी हमारे साथ जो है वो इस रमज़ान में शीज का रमज़ान कैसा है हम आपसे बात करेंगे, आपकी मुलाकात शीज से करेंगे और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उनसे बात करेंगे। स्पेसिफिकली जनरेशन जी, जेन जी की जब हम बात करते हैं, इनकी चैलेंजेस अपने हैं, इनकी सोच अपनी है, इनका मिजाज अपना है, इनका काम करने का तरीका अपना है। तो आज तो बात करेंगे, बट फॉर द नेक्स्ट 30 डेज हम जेन जी से मुतालिक भी बात करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो सोशल मीडिया की हम बात करते हैं, डिजिटल मीडिया की बात करते हैं, उस पर छाए रहने वाले और जो छाए हुए हैं स्टिल माशाल्लाह बहुत से ऐसे नाम पाकिस्तान के, तो उनसे आपकी मुलाकात भी कराएंगे और टेलीविज़न के सितारों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। सो इस रमज़ान राइजिंग पाकिस्तान के स्पेशल एडिशन में आपको भरपूर एंटरटेन हम करेंगे। बहुत सारे सितारे भी हमारे साथ मौजूद होंगे। एट द सेम टाइम हम ये भी कोशिश करेंगे कि आप सबको ये भी दिखाएं कहीं ना कहीं कि बाकी जो ममालिक हैं वहाँ पर मुसलमान किस तरीके से सहरो अफ्तार करते हैं, रमज़ान का महीना उनका कैसा होता है। बिकॉज़ ये एक ऐसा महीना है कि हम तमाम मुसलमानों को पूरी दुनिया में जहाँ भी वो बसते हैं, वो हम सब, ये एक माह हम सबको कनेक्ट कर रहा होता है। तो हमारी ये भी कोशिश होगी कि हम जितने ममालिक हो सकें वहाँ पर जितने भी मुसलमान हैं, हम उनका एक रहन सहन, रमज़ान किस तरीके का होता है, क्या क्या खाने वहाँ पर पक रहे होते हैं, क्या क्या फेस्टिविटीज़ वहाँ पर होती हैं, इबादत किस तरह से किए जा रहे होते हैं, तो हम वो भी कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम कुछ हम कोशिश ये भी करेंगे कुछ एम्बेसडर्स को भी हम ज़रूर बुलाएं अपने शो में। मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के जो सफ़ीर पाकिस्तान में मौजूद हैं, हम उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। अब सब कुछ तो मैं और सबीन आपको भी नहीं बताएंगे, आप बिल्कुल तो बहुत कुछ और हमने आपको बताना है, उसके लिए आपको जुड़े रहना है हमारे साथ इन राइजिंग पाकिस्तान के साथ। नॉट जस्ट राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन, पीटीवी होम पे आपको नशरियात भी मिलेंगी, रमज़ान की खुसूसी नशरियात, और इसको आप भरपूर तरीके से इस्लामिक प्रोग्राम्स भी आप थ्रू आउट देखेंगे हमारी स्क्रीन पे। तो हम बढ़ते हैं क्विकली एक ब्रेक की तरफ, क्योंकि जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर अपने मेहमानों से आपके मुलाकात कराएंगे। तो रहिए हमारे साथ, यह है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अभी हमें ज्वाइन कर लिया है एक नन्हे मुन्ने स्टार ने। खैर अब वो इतने नन्हे मुन्ने नहीं रहे, लेकिन जब हमने उनको स्क्रीन पे देखा था, जब फर्स्ट टाइम जो उन्होंने एक ड्रामे में एक्टिंग की थी, तो वो खैर ड्रामा बड़ा हिट हुआ था और वो उनकी एक्टिंग उसमें इतनी ज़बरदस्त थी कि उसके बाद इतनी सारी ऑफर्स जो है वो उनको उनके दरवाजे पर दस्तक दे थी कि जी आप हमारे पास भी काम करें, आप इस ड्रामे में उस ड्रामे में भी काम करें। बट वहाँ पर उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं मैं भी पढ़ाई को ज़्यादा तवज्जो दूंगा, और उसके बाद वो किसी ड्रामे में नजर नहीं आई। बट एट द सेम टाइम एग्जैक्टली बड़े बड़े काम वो करते हैं माशाल्लाह। अच्छा, छोटे कम काम करते हैं लेकिन कमाल काम, क्वालिटी वर्क। तो वो क्वालिटी वर्क जो है वो उनसे हम एक्सपेक्ट भी कर रहे होते हैं हमेशा, क्योंकि इतने मज़ेदार वो काम भी कर रहे होते हैं। अच्छा, अब वो हमें ज्वाइन करेंगे हमारी इस थ्रू आउट राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में, जो कि हमने रमज़ान में आप सबके लिए प्लान किया हुआ है।
उस लिहाज से वो हमारे लिए ज़बरदस्त सेगमेंट्स लेकर आया करेंगे। एब्सोल्युटली, तो मुख्तलिफ अंदाज से वो आएंगे। तो आज हमने सोचा कि चूंकि हमारा पहला शो है तो हम आपसे उनका तारुफ भी कराते हैं, उनसे गपशप भी लगाते हैं, थोड़ा सा गायब भी रहे हैं स्क्रीन से, पूछते भी हैं रूटीन क्या चल रही है, एंड अबव ऑल वो कैसे देखते हैं दुनिया को, वो कैसे देखते हैं इस रूटीन को, वो कैसे देखते हैं शोबिज़ इंडस्ट्री को, वो कैसे देखते हैं टेलीविज़न को, वो कैसे देखते हैं अपने पीयर प्रेशर को भी। सो वो परसीव कैसे कर रहे हैं इस दुनिया को। हम बात कर रहे हैं शीज़ सजाद गुल की। अस्सलाम वालेकुम शीज़, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल सही हूँ। कहाँ गायब हैं? कहीं नहीं, बस स्टडीज़ स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस है? यस। तो शीज़, लोग तो ये सवाल करते हैं कि अच्छा शीज़ गायब हो गए हैं, शीज़ दोबारा से टेलीविज़न पे आ नहीं रहे, कोई प्रोजेक्ट नहीं करे, ऑफ़र नहीं हो रही या कर नहीं रहे? ऑफर्स आ रही हैं, कर नहीं रहा क्योंकि अभी टाइम नहीं है, और अभी मतलब स्कूल का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम है, मतलब अब हायर लेवल्स पे आ गए हो ना। राइट, 8th क्लास में अब आप माशाल्लाह। पहले इतना मसला नहीं था, पहले मैनेजेबल था, अब मैनेजेबल लगता है कि नहीं है? पहले मैं टीचर्स छुट्टी दे देती थी, अब जो है वो ऑब्वियसली मुश्किल हो जाता होगा ना। अच्छा, वैसे कितने जो आपने काम किया अभी तक, कितने घंटे मैक्सिमम शूट आपने किया और कितने बजे तक? मैंने एक दफ़ा 36 आवर्स की शूट लगातार? ओह गॉड, 36 आवर्स? Yeah. सोए नहीं थे? सो गया था, फिर मैंने फेक क्राई करके घर चला गया था। मैं फेक क्राई करके घर चला गया था। ये सही है वैसे। यानी आपने बहुत शरारतें की हैं, इसका मतलब है। सो जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था आपका, जिससे आपको नाम भी मिला और जो बहुत हिट भी प्रोजेक्ट हुआ, और आई एम श्योर कि लोगों को पता भी, जब शीज़ का नाम सामने आ गया एंड शीज़ इज़ विद अस टुडे, तो वो सारे उस प्रोजेक्ट को लोग याद भी कर रहे होंगे। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा था शीज़ उसमें? वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और उसमें मतलब वो केयर बहुत ज़्यादा करते थे मेरा। और सबसे ज़्यादा केयर कौन करता था? सारी सारे? सारे कोई एक लेकिन नाम? सबसे ज्यादा प्यार किसने किया वहाँ पे? सब नहीं किया था, सब फिर भी कोई एक नाम होता है ना जिसके साथ आपकी ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है। आयजा आंटी और हमारे अंकल, ऑब्वियसली वो तो सबसे ज़्यादा उनके साथ शूट्स भी थी, शूट्स में उनके साथ ज़्यादा थे, बिल्कुल। तो वो कभी कभी जो है ना मेरे लिए चीज़ें भी लाते थे, चॉकलेट्स होगी सेट पे, वैसे सारी अच्छा। चीज़ें। यस, ताकि शीज़ का मूड अच्छा रहे और शीज़ के साथ शूट अच्छा रहे। तो शीज़, कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा हो कि बिकॉज ऑफ एनीबडी, वो चाहे आप हैं, चाहे आयजा आंटी हैं, चाहे हमारे अंकल है, कोई भी, किसी एक की वजह से वो एक सीन ना बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, रीशूट हो रहा है, रीटेक्स लेने पड़ रहे हैं, हु इज़ दैट वन पर्सन? सब का इक्वली होता है, अगर थोड़ी सी एक भी मिस्टेक कर लेना कोई भी, तो सब इक्वली ही करते हैं। लेकिन एक कोई था सीन मेरा भी जिसमें मैंने बहुत बहुत लंबा वो शूट हुआ था, मुझे एग्जैक्ट सीन याद नहीं है, लेकिन उसमें बार बार रीटेक करना पड़ रहा था। सो आपके अलावा, अपने अलावा बताए ना, किसी और का नाम हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं जिसकी वजह से सीन्स बहुत रीटेक हुए थे। वो सारे बहुत प्रोफेशनल एक्टर्स हैं, तो उनकी वजह से इतने ज़्यादा नहीं होते थे। मेरा तो फर्स्ट टाइम था, तो मैं ही तो ज़ाहिर है आपका ज़्यादा होता होगा कि चले। अच्छा, प्रेशर फील हुआ था फर्स्ट टाइम जब एक्टिंग की? मुझे तो उस वक्त इतना आइडिया भी नहीं था मैं कर क्या रहा हूँ। Really? अच्छा, नहीं, बहुत छोटे थे ना। हाँ, तो वो आपको पता ही नहीं था कि कितना टाइम लगेगा या क्या, तो उस लिहाज से आपने बस, आप जब वो गो विद द फ्लो वाला काम आपके साथ हो रहा था। और उस टाइम अंदाजा था कि जो काम आप कर रहे हैं हो सकता है कल को बहुत ज्यादा हिट हो जाए? बिल्कुल अंदाजा नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं, बस आप आराम से लगे हुए आ रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, रो रहे हैं, सो रहे हैं, जा रहे हैं, रो रहे हैं, सो रहे हैं, जा रहे हैं। अच्छा चीज़, इसके अलावा ऐसे, हाँ, रो रहे हैं, आपने फेक क्राई वाला कर दिया। अच्छा चीज़, ऐसा है कि सोशल मीडिया पे अब ज़ाहिरा बच्चे भी हम देखें अपनी आईडी बना लेते होते हैं, आप तो काफ़ी छोटे थे उस टाइम पे, लेकिन आई डोंट नो आपकी फेसबुक आईडी या इंस्टा आईडी अभी है अभी उसको एक्टिव रखते हैं किसी तरह? क्योंकि लोग यही कहते हैं अच्छा चले प्रोजेक्ट हिट हो गया, लेकिन आप बेशक काम नहीं कर रहे, लेकिन आप अपने सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। मैं अब थोड़ा सा वापस कर रहा हूँ, बीच में मैंने थोड़ा इंस्टाग्राम और इस तरह की चीज़ें भी छोड़ दी थी, क्योंकि उस पर भी फोकस मेरा नहीं रहता था बहुत ज़्यादा ना, स्टडीज़ पे कह रहा था, तो अब वापस आया हूँ थोड़ा सा। क्या बनना चाहते हैं इतना पढ़ के? साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। राइट, ज़बरदस्त। रूटीन क्या है शीज़ आजकल आपकी स्टडीज़ को लेकर भी, अदरवाइज भी? आई एम श्योर स्टडी के अलावा भी आपके शौक होता है, खेल कूद भी हो सकता है, वो कोई गेम भी हो सकती है, तो क्या रूटीन होती है शीज़ की? आजकल थोड़ा वो कॉम्पैक्ट है। ओके, मैं सुबह स्कूल जाता हूँ अराउंड 7:30, फिर वापस आता हूँ अराउंड 3:10, फिर उसके बाद 5:30 तक मेरे कारी साहब आते हैं, ओके, और वो 5:45 तक रहते हैं आई गेस, और फिर 7:30 मेरे ट्यूशन सर आते हैं। ओके, तो यूँ पूरा दिन तमाम हो जाता है। सैटरडे संडे को फ्री होता हूँ। उसमें क्या करते हैं? दोस्तों के साथ कहीं चले जाता हूँ। ओके, लाइक बाहर खेलने चले जाते हैं? बाहर नहीं, लाइक किसी मॉल वगैरह। ओके, गेमिंग जोन्स में चले जाते हैं प्रॉब्ली। गेम्स खेलना पसंद है आपको?
जो आपने काम किया और उसके बाद मूवीज़ भी की, जनरली आपने मीडिया इंडस्ट्री को कैसा पाया? इसमें काम करना, इसमें नाम बनाना, इसमें एक नए स्टार के तौर पर आना, आपने कैसा देखा इसको? हाउ डू यू सी दिस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? फैसिनेट करती है? आपको लगता है बहुत टफ है? क्या लगता है? तो है बहुत ज़्यादा, स्पेशली एज जैसे मैं छोटा था उस टाइम पे, मुझे तो पता नहीं था क्या करना है, तो उसमें मतलब मोस्टली जो मेरे साथ थे उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी। लेकिन ये वाली इंडस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि लाइक नॉलेज भी उससे मिलती है एंड आज के एंटरटेनमेंट है ही वो ज़्यादा से ज़्यादा। एंटरटेनमेंट तो वही है, इसमें कोई शक नहीं है। और आपको तो माशाल्लाह अवार्ड्स बहुत मिले हैं, मैं देख रहा था कि एक तो स्टाइल अवार्ड भी मिला आपको, उसके अलावा बेस्ट इमर्जिंग एक्टर का अवार्ड माशाल्लाह आपको मिला है। इसके अलावा हम देख रहे थे कि पाकिस्तान यंग मार्वल अवार्ड भी आपको दिया कल्चरल डिपार्टमेंट से ने, तो माशाल्लाह कई अवार्ड्स आपने अपने नाम कर लिए। जी वैसे छोटी सी उम्र में, वैसे अब तो अपने साल अब गुजर गए उस प्रोजेक्ट को भी, उस पीक को भी, उसके बाद आपने मूवीज़ भी बड़ा काम भी कर लिया। अच्छा, कभी फील होता है कि दूसरे बच्चों से गैप आपको फील होता हो किसी तरीके से स्कूल जाके, बिकॉज शीज बड़े फेमस हैं, स्कूल जा रहे हो और सब कह रहे हो कि अच्छा ये वो है जिसने उस ड्रामे में काम किया था। आई एम श्योर कि आपको मार्केट में भी लोग अक्सर रोकते होंगे आज भी। वो करते तो हैं, कभी कभी होता है, बट लाइक मैं खुद नहीं चाहता कि ऐसा हो, लाइक आई डोंट लाइक दैट। वो बस नॉर्मल नहीं लगता ना। आपको ये भी लगता है कि आपका कंफर्ट जोन डिस्टर्ब हो रहा है? दैट्स अच्छा, ये जेन जी का ये मसला थोड़ा ज़्यादा मुझे लगता है, मसला तो नहीं कहूँगा, आई मीन ये एक नॉर्मल सा मैं कहूँगा इसको एक मामला है जेन जी के साथ, कि वो कहते हैं कि लेस पिक्चर्स, लेस वीडियोस, नो सेल्फीज, क्यों लोग पहचान रहे हैं, ये थोड़ा सा है ना मामला। मुझे उसमें मसला नहीं है पहचानने में, असली में जहाँ भी मैं बाहर जाऊँ ना, अब तो थोड़ा कम है, बट लाइक पहले बाहर जाता था तो आई कुडंट एंजॉय एनीवेयर, हर 2 सेकंड बाद कोई आके के पिक्चर लेने लग जाता था। तो आपका पर्सनल टाइम डिस्टर्ब हो जाता है ना, आपको होता है कि मैं दोस्तों के साथ हूँ, फैमिली के साथ हूँ, आई शुड एंजॉय माई सेल्फ, यहाँ से एक पिक्चर के लिए आ रहा है, यहाँ से एक पिक्चर, ठीक है वो फैंस है, प्यार करते हैं, उनके प्यार की बड़ी इंपॉर्टेंस है, बट एट द सेम टाइम एक पर्सनल स्पेस भी होती है किसी की, वो चाहे जिस भी एज ब्रैकेट से हो एक्टर, उसको एक पर्सनल स्पेस देनी चाहिए। यू कांट कंट्रोल दैट ना, ये भी एक चीज़ है, बिकॉज आपका फेम के साथ ये सारी चीज़ें तो साथ अटैच होती हैं और आपको उसको टैकल करना है। लेकिन चीज़ फेम तो सबको अच्छा लगता है, ऐसे आपको भी मतलब कभी होता तो होता ना कि क्योंकि अक्सर बच्चों से भी हम बात को कहते हैं जी हम इतना फेमस होना चाहते हैं, हम यूट्यूबर बनना चाहते हैं। तो आज की जो जनरेशन है बेसिकली जिसको हम जेन जी बोल रहे होते हैं, वो जेन जी तो ये कहती है अच्छा हमने यूट्यूब की तरफ जाना है, हमने काफ़ी फेम कमाना है। बात टीवी से ज़्यादा उनका रुझान जो है वो यूट्यूब के थ्रू होता है और फेम के ऊपर होता है आजकल। सो आप भी यूट्यूब का कुछ सोच रहे हैं कि कुछ प्लान करें, कुछ चैनल बनाएं? अभी यूट्यूब से तो मैं थोड़ा वो दूर है, थोड़ा दूर हो गया हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा 3 दफ़ा चैनल डिलीट किया है। पहली दफ़ा एज से, सेकंड दफ़ा मैंने अपनी ही एक वीडियो यूज़ की थी जो किसी और शो में थी, तो उन्होंने उसको कॉपीराइट कर दिया। थर्ड दफ़ा आई डोंट इवन नो क्या हुआ था। ओके, हालांकि वो तो प्रॉपर एक मैकेनिज्म है, स्ट्राइक्स आती हैं उसके बाद फिर आपको चैनल या बट उन्होंने बस सीधा ही कर दिया, हटा दिया। ओके, दैट्स व्हाई आप बना ही नहीं रहे फिर नया चैनल। अच्छा, वैसे आप यूट्यूब पे अगर काम करेंगे तो आपकी नीश क्या होगी? आप किस तरह का कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं? व्लॉगिंग, डेली व्लॉगिंग जो होती है, लाइफ डेली व्लॉगिंग नहीं, more on educational videos. That's nice. Like that. Educate करना लोगों को। कि व्लॉगिंग, डेली व्लॉगिंग तो बहुत स्ट्रेसफुल भी होता है क्योंकि आपकी डेली लाइफ लाइक एक तरह से डिस्टर्ब हो रही होती है और फिर आपके पास कभी फ्री टाइम नहीं होता। और आपकी प्राइवेसी इतनी डिस्टर्ब हो जाती है बिकॉज लोग अब फिर अच्छा एक दफ़ा आप वैसे अपलोड कर देना ऐसी कोई चीज़, लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अच्छा एक दिन ऐसा रहा तो अगला दिन कैसा रहा होगा, और आपको एक पूरी सीरीज और पिछली एपिसोड से अगली को कनेक्ट करना पड़ रहा होता है। तो आई एम श्योर कि वो आपको जो मसाइल है वो प्राइवेसी के पर्सपेक्टिव से हैं कि आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो किसी तरीके से। चीज़ कितने बहन भाई आप? मेरी एक छोटी सिस्टर। छोटी सिस्टर करते हैं उसको? वो मुझे करती है। ये हम उनसे पूछेंगे कि कौन किसको तंग करता है। हम सोच रहे हैं कि आगे जरा उनको बुलाएंगे, है ना? शीश ने इल्जाम लगाया ना कि वो मुझे तंग करती है, हम उसके मुंह से सुनेंगे कि क्या तंग करती है। कितनी छोटी है वो है 7 years। क्या तंग करती होगी शीश वो तुम्हें? 7 साल की बच्ची। वो खुद तंग करती है, उसके बाद मैं आगे से कुछ बोलूँ या करूँ तो फिर उसके बाद मतलब रोने लग जाती है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो करते हो ना कि वो रोती है? नहीं, मैं उसको निकाल दूँ रूम से या कुछ इस तरह का करूँ।
और अपने साथ जैसे कोई लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ उसको ना दिखाऊँ, फिर रोने लग जाती है, फिर मामा मुझे बोलती हैं तो कि तुमने रुला दिया इसको। मेरा ख्याल है बहनों का यही होता है कि उनके पास एक हथियार होता है, वो आंसुओं का होता है कि रो के जो है ना वो इल्जाम लगा सच्ची बन जाती हैं, हालांकि तंग किया काम होता है। खाने वैसे मुझे लगता है चीज़ आप तंग करते होंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं है। कभी कभी करता हूँ लेकिन एज अ जोक, लेकिन वो तो सीरियस ही हो जाती है बहुत तो ज़्यादा। छोटी है ना तो सीरियस ना, जोक कह को रहे जोक नहीं। लेना, जोक को जोक ले, मजाक को मतलब मजाक खेलते होता में भी एकदम से उसको थोड़ा सा भी कुछ हो जाए ना वो चले जाती है, क्यूट। हार जाए तो फिर उसको लेकिन इसका उसको मतलब first आपकी रहता है। लाडली बड़ी होंगी ना वो, ये भी एक है। क्या क्या खेल है जो खेलते हैं वो आजकल तो बहन भाई, बहुत सी गेम्स होती हैं, नई नई गेम्स आ जाती हैं जो कि हमें पहले समझ नहीं पड़ती हैं हमारी जनरेशन को। तो आप कौन सी गेम ज़्यादा खेलते हैं अपने लाइक बहन के साथ? हाँ, उसके साथ तो हम अपनी गेम्स बनाते रहते हैं, अपनी games बनाते बट हैं? लाइक माई सेल्फ मैं प्ले स्टेशन पे ज़्यादा खेलता हूँ Okay. और फोर्टनाइट वगैरह। Okay. मेरी फेवरेट गेम्स नाउ डेज इज लिटिल नाइटमेयर्स। ओके, लिटिल नाइटमेयर्स, Yeah. ओके, दैट्स नाइस। थोड़ा सा मूवीज़ के बारे में बताएं, जो एक्सपीरियंस आपको मूवीज़ का रहा एक्टिंग का, हाउ वाज दैट? क्योंकि वो आपके पहले प्रोजेक्ट ड्रामे के बाद का था, तो ज़रा पहले में तो आपको पता नहीं था कि आप क्या करें, आपने कहा कि बस वो मैं कर रहा था और हो रहा था, बट मूवीज़ में थोड़ा सा अंदाजा हो रहा था कि व्हाट एक्चुअली आर यू डूइंग दैट एक्टिंग थिंग? तब तक मुझे थोड़ा आइडिया हो गया था। मुझे वैसे फन ज़्यादा आया था मूवीज़ में अच्छा। शूट करने में, क्योंकि मैं समझ भी आई थी ना स्टोरी कैसे शूट हो रही है और ये वो, क्योंकि ड्रामा में पता नहीं चलता, वो बहुत अलग अलग एरियाज़ में क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन होता है, उसको डिवाइड करना होता है छोटे छोटे प्लेसेस बिल्कुल में। ऐसे ही है। तो उसमें मुझे समझ नहीं आ रही थी उसमें कैसा हो रहा है, उसमें समझ आया था ना, उसमें मैं ज़्यादा उसको री कर पा रहा था। ओके, ये बात दुरुस्त है। ड्रामे में चूंकि ज़रा डिफरेंट जगहों पे शूट हो रहा था, बाद में जब कंपाइल करते हैं फिर ड्रामा सामने आता है, तो जो बाकी जो शूट करोगे उसे क्या पता कि दूसरी तरफ क्या चल रहा है। हाँ, उसके पीछे मेहनत बहुत ज्यादा होती है। मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती है। बाजू का तो होता है लास्ट एपिसोड पहले रिकॉर्ड हो रही होती है ना, आपके लिए कनेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा होता है कि अभी तो हम सीक्वेंस नहीं चल रहा होता ना, जो जिस टाइम अवेलेबिलिटी है उस लिहाज से आप कर रहे मूवी होते में हैं। शायद थोड़ा सा बेहतर होता होगा ये निज़ाम, सीक्वेंस वाइज, शूट वाइज। बट लाइक मैंने अभी तक नोटिस किया है कि जो लंबे प्रोजेक्ट्स है ना वो दिन में इतने आवर्स नहीं लगाने पड़ते, लेकिन जैसे छोटे प्रोजेक्ट्स सच एज एड्स, उनमें तो इतना लंबा वो शूट होता है, मतलब ओवरनाइट, क्योंकि उनको खत्म करना होता है ना एक दो ही दिन में। हाँ, लेकिन चीज़ ये अच्छा नहीं होता कि एक ही बारी में आप, क्योंकि एड्स का इसीलिए लोग एक्टर्स भी एड्स के ज्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं बट कि लाइक एक दिन जैसे मैं बताया था 36 आवर्स वाला, तो अच्छा, वो बहुत मस्ट बी वेरी टफ ना। जैसे एड्स भी वो कह रहे हैं कि दिन रात अगर काम करना पड़ा वो एक ऐड करे तो वो इट्स वेरी टायरिंग एज वेल। वाकई बड़ा मुश्किल मैं होता है। सुबह से लेके अगले दिन के सुबह तक या शाम तक। तो बंदा तो डेड टायर्ड एट द एंड ऑफ द शूट। तो एड्स में मजा आया वैसे आपको या थकाया बता ज़्यादा तो रहे उन्होंने? 36 घंटे। लेकिन मैं एड्स इस तरह की जगह पे ना, अभी कराची में जब था, अब तो इधर शिफ्ट हो गया हूँ, फिर मैं ना अपने फ्रेंड्स के साथ लेके जाता था। अब तो मेरे फ्रेंड्स भी जा सकते हैं ना साथ, पहले तो छोटा तो नहीं लेके जा सकता था उनको, अब लेके जा सकता हूँ, तो फिर मुझे ज़्यादा मजा आता तो है। वो आपका टाइम जो है वो किल हो जाता है। अच्छा, चीज़ ऐसा होता है कि कभी एक्टिंग कर रहे हैं और कोई, जैसा हम बड़े एक्टर से भी हम अक्सर पूछ रहे होते हैं, एज में बड़े मतलब बड़े माशाल्लाह बड़े एक्टर आप भी हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि वो कहते हैं कि जी हमारे ऊपर वो कैरेक्टर हावी हो जाता है। सो जो आप, क्योंकि बच्चों का तो ज़्यादा इस तरह से होता है कि आप जिस माहौल में उनको रख रहे होते हैं उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर होता है 2 या 3 दिन तक। तो आपके ऊपर क्या किसी कैरेक्टर का इम्पैक्ट रहा है कि आप एक्टिंग करके आए और आप उस चीज़ से, उस जोन से बाहर ना निकल पा रहे हो? अच्छा, मेरा ज़्यादातर इस तरह था क्योंकि जो मेरा ओरिजिनल कैरेक्टर है वो ड्रामा में जा रहा होता था, वो जो कैरेक्टर वो बनाते वो मेरे पे नहीं आ रहा होता था। ओके, तो बिल्कुल ऑपोजिट काम है। तो वो शीज को ले रहे हैं एज अ कैरेक्टर ऑलरेडी, के शीज जो हैं उस लिहाज से उन्होंने प्रोजेक्ट में काम करना है। दैट्स ग्रेट। शीज अब थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि हम पूरा रमज़ान इंशाल्लाह साथ होंगे और हम रोज़ाना की बुनियाद पे गपशप भी लगा रहे होंगे, कुछ गेम्स भी खेल रहे होंगे। सो व्हाट डू यू थिंक, किस तरह से हम लेकर चलेंगे इस सेगमेंट को? व्हाट वुड यू लाइक टू डू विद अस? आप मेरे एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछ सकते हैं, वी कैन टॉक अबाउट साइंसेस, अदर टॉपिक्स, न्यू मॉडर्न रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर के बारे में भी कर सकते हैं। स्टोरीज भी सुनाएंगे जो कि डेली बेसिस पे नई नई चीजें हो रही होती हैं, इनोवेशंस आ रही होती हैं, और बच्चों को हम बच्चों के थ्रू बताएंगे कि अच्छा क्या कुछ हो रहा है, दुनिया किस तरीके से आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी के मैदान में हाँ, क्या हो और रहा वो है, चीज़ शुरू कैसे हुई और आज वो किस तरह का, अक्सर आप कह रहे होते हैं ना, ये फलानी चीज़ बन चुकी है, उसका प्रोसेस क्या था बनने का, और उसके बाद आज की जनरेशन, हमारी जो जेन जी है, वो इस सारे प्रोसेस को किस तरह देखती है। एब्सोल्युटली, इस पर करेंगे बात डेली बेसिस पे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट वाज नाइस हैविंग यू। और हम रोजाना गपशप इसी तरह से लगाएंगे, एंड आई एम श्योर कि आप लोग बड़ा एंजॉय करेंगे हमारा ये सेगमेंट भी, स्पेशली बच्चे बड़ा एंजॉय करेंगे, कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप को राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन से। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ।
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और अब हम बात करेंगे रोज़े और उसके साइंसी फ़वाइद। डॉक्टर सादिया मुस्तफ़ा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू जी, आई एम वेल। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जब हम फ़वाइद की बात करते हैं तो लेट्स स्टार्ट विद दिस कि जो एक लंबे अरसे तक यानी कुछ घंटों तक जो हम 12-14 घंटे जब हम बॉडी को रेस्ट दे रहे हैं, अपने स्टमक को रेस्ट दे रहे हैं, कितना फ़ायदा होता है हमारे जिस्म को इसका? देखें, एब्सोल्युटली राइट आपने जो कहा कि हमारे दीन ने आज से कितने सदियों पहले ही ये चीज़ डिटरमिन कर ली, जो साइंस अब हमें बताती है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे आपने बताया कि अपने बॉडी को ब्रेक देने का क्या फ़ायदा है। उसमें ये होता है कि जब आपको फॉर एग्जांपल आप अपना गट ही ले लें या डाइजेस्टिव सिस्टम की जब हम बात करते हैं, तो आप जब हर वक्त नहीं खा रहे, आपने उसको ब्रेक दे दिया है, तो उसको चांस मिलता है वो रिकवर करे। आप जब हमारी फूड जा रही है तो ऑल द टाइम आपकी आंतें वगैरह वर्क कर रही हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए। अब जब वो 12-14 घंटे फूड नहीं जा रही तो उसको मौका मिल रहा है कि वो रिपेयर करे, जो उसकी लाइनिंग जो है, जो बार बार फूड को एब्जॉर्ब करने की वजह से जिसे कहते हैं थक चुकी होती है, वो उसको रिपेयर करती है। तो उसकी वजह से एक तो आपकी गट की हेल्थ बेहतर होती है, दूसरा आपके हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन में नॉर्मल भी बैक्टीरिया अल्लाह मियां ने पैदा किए हैं जो हमारा बैलेंस रखते हैं। जो बाहर से इन्वेडर बैक्टीरियाज आते हैं ये उनको फाइट करते हैं। अब जब हम ओवर यूज़ करते हैं, हर वक्त खाना खा रहे हैं, तो ये बैक्टीरिया जो अच्छे गुड बैक्टीरियाज हैं, माइक्रोफ्लोरा, ये आहिस्ता आहिस्ता वाइप आउट होता जाता है और फिर आपको हमें पता चलता है कि अब हमें डायरिया हो रहा है, वॉमिटिंग और इस तरह की चीज़ें। अब जब हम उसको ब्रेक देते हैं तो ये जो माइक्रोफ्लोरा है इसको भी टाइम मिलता है, ये फ्लरिश करता है और वो भी फिर रीसेट होता है। तो इसके जो स्पेशली हमारे गट के ऊपर हैं वो बहुत इसके फ़ायदे हैं। जैसे उसके अलावा भी बाकी जो है जिस्म के हिस्सों पे इसके बहुत फ़ायदे हैं। डॉक्टर साहब, वेट मैनेजमेंट में किस तरह से हमें फास्टिंग हेल्प करती है? बिल्कुल, अच्छा, वेट का तो ये बहुत से लोग रोज़ों में यही एक टारगेट होता है। हाँ। कि एक जो आपको उसके स्पिरिचुअल फ़ायदे और रिलीजियस फ़ायदे मिलेंगे, एक वेट का होगा। वेट का ये है कि जब आप इसमें 2-3 तरह से आपका वेट कम होता है, प्रोवाइडेड कि आप अफ्तारी और सहरी में उसको बैलेंस ना कर लें फ्राइड फूड खा के। इफ़ यू फॉलो अ प्रॉपर हेल्दी डाइट इन सहरी भी और अफ्तारी भी अगर आप खाएं, तो जो आपका एक तो रिड्यूस कैलोरी इनटेक है, आप मैंडेटरी उस टाइम में नहीं खा रहे। जो उस टाइम पे वैसे हम कोई बिस्किट खाते, खाना खाते और जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हम अपने पेट में डालते, वो एक तो वो ब्रेक आ गया। तो एक्चुअली आपने जो अंदर एनर्जी या कैलोरी डाली वो भी कम है, जिसकी वजह से भी आपका जो है वो कैलोरीज कम हो गई। तो आपके बॉडी को फंक्शन करने के लिए एनर्जी तो चाहिए, तो वो एनर्जी कहाँ से लाएगा? फिर जो आपकी बॉडी में फैट स्टोर्ड है तो वो उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगा। तो अब आपकी बॉडी आपकी इंटरनल स्टोर्ड एनर्जी यूज़ कर रही है। अब ओवर टाइम अब वो जब आपका फैट यूज़ होता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलता है आपका वेट कम हो रहा है। वो फैट ना सिर्फ आपकी ओवरऑल बॉडी के आउटसाइड से कम होता है बल्कि इनसाइड जो लिवर जिसे कहते हैं फैटी लिवर होता है लोगों को, ये जो इनसाइड आपकी ऑर्गन्स के ऊपर जो आपके जिस्म के अज़ा पे, खास लिवर के ऊपर जो जिगर पे आपका फैट होता है वो भी कम होता है। तो उससे भी वेट मैनेजमेंट में फर्क पड़ता है। डॉक्टर साहब, ये भी होता है कि कुछ लोग इतना ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट की तरफ चले जाते हैं, रमज़ान में हम देख रहे होते हैं कि बहुत थोड़ा खाना सहरी में भी, अफ्तारी में भी। क्या कुछ फ़ैट आपको रहने देना चाहिए अपनी बॉडी के अंदर कि आपके मसल्स ब्रेक ना होना शुरू हो जाए? बिकॉज हम देख रहे होते हैं कुछ लोग फिर उनके मसल्स ब्रेक डाउन उनका शुरू हो जाता है क्योंकि फ़ैट बॉडी के अंदर बचता ही नहीं है एक तरह से, वो इतना ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल, अच्छा, इसमें सबीन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें यह है कि अब आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। अगर आप पहले ही थिन लीन हैं और उसके बाद आप कैलोरी अपसेस्ड हैं, सहरी और अफ्तारी में इनफ कैलोरी नहीं डाल रहे, तो आपकी बॉडी ऑब्वियसली इंटरनली उसको यूज़ करेगी और आपका बॉडी का मसल ब्रेक डाउन और फैट लॉस शुरू हो जाएगा। ऐसी सूरत में आपको ऑफ कोर्स देखना है कि आप इनफ न्यूट्रिशन लें मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग में। जो लोग ओबीस साइड पे हैं, मोटापे की तरफ हैं, उनको इससे फ़ायदा होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि वो फिर इंटरनल यूज़ करें, इंटरनल फैट जब उनका ब्रेक डाउन होगा। इसमें रियली इंपॉर्टेंट है आपको प्रोटीन रिच डाइट लेना, क्योंकि मसल इज़ बिल्ट अप ऑफ प्रोटीन मोस्टली। तो आपने ज़रूर प्रोटीन जैसे गोश्त हो गया, बजाय आप उसको फ्राई करें, ग्रिल चिकन और फिश या इस तरह की चीज़ें, तो प्रोटीन इनटेक इज़ रियली इंपॉर्टेंट। हाँ जी, दालें इज़ वेरी गुड, दालें हो गई ऑफ कोर्स वेरी गुड सोर्स ऑफ वेजिटेबल प्लांट प्रोटीन। तो
यस, फैट के ऊपर कमज़ोर हो, प्रोटीन के ऊपर ज़्यादा हो, और ऑल्सो जो मैं मैसेज देना चाह रही हूँ वो ये है कि जो लोग बहुत जिनका बॉडी वेट कम है, दे शुड मेक श्योर कि उनका मॉर्निंग इवनिंग में कैलोरी इनटेक ठीक रहे, बिकॉज फिर तो वो बिल्कुल ही एंड तक रमज़ान के जो है दे विल बी वेरी वीक। एब्सोल्युटली। कोलेस्ट्रॉल जिनका बड़ा होता है उनको फ़ायदा कितना होता है रोज़े से? बहुत फ़ायदा होता है। कोलेस्ट्रॉल जो है, आप देखिए कि वैसे भी जब हम कोलेस्ट्रॉल करते हैं, लेवल्स चेक करते हैं, फास्टिंग में हम प्रेफर करते हैं क्योंकि दैट्स योर नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल। जब आप ओवर पीरियड ऑफ टाइम, 1 महीना जब फास्ट करते हैं तो बॉडी जैसे आपने बताया रीसेट करती है, और आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल्स ऊपर जाते हैं, जो क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की भी डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल्स नीचे जाते हैं। दैट ऑल प्रोवाइडेड कि हम सहरी टाइम पे बहुत ओवर इंथुजियास्टिकली फिर उसको बैलेंस आउट कर देते हैं, जो पकौड़े और फ्राइड वो भी खाएं। आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको एंजॉय ना करें, लेकिन मियाना रवि में। तो ओवरऑल जब आप 1 महीना रोज़ा रखते हैं तो फॉर श्योर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे जाता है। तो मतलब रोजे फर्ज है, पकोड़े फर्ज नहीं। ये थोड़ा सा ना लोगों को समझने की बहुत जरूरत है। पकौड़ों के बगैर मेरे लिए भी है, लेकिन अच्छा डॉक्टर साहब वैसे आज पूछ लेते हैं, सवाल है ना, अगर 2 पकोड़े आप डेली खा रहे हैं तो इज इट फाइन? 2 पकोड़े अगर आप डेली बेसिस पे खा रहे हैं, क्या वो आपकी हेल्थ के लिए और वेट के पर्सपेक्टिव से सही रहेंगे? सबसे पहले 2 पकौड़े इटसेल्फ खाना, मेरा ख्याल है जब आप पकौड़े खाना शुरू करते हैं तो फिर तो वो एक नेवर एंडिंग। दाल गीली करने चलिए कोशिश कर रहे हैं, अगर हम कोशिश करें बिल्कुल। और रमज़ान जो है वो ऑफ कोर्स लॉट्स ऑफ पीपल, उनको तसव्वुर हमें नहीं होता कि रोज़ों के बगैर, पकौड़ों के बगैर भी रमज़ान में अफ्तारी हो सकती है। तो मैं ये नहीं कहती कि आप इसको बिल्कुल ख़त्म कर दें, आप 2-3 पकौड़े आप ज़रूर खाएं, एक तो ट्रेडिशन है और एक आपका ज़ाहिर है दिल भी चाहता है। जब हम उसको ओवरडू करते, अब आप देखें पकौड़े खा लेंगे 2-3, फिर समोसे हो जाएंगे, फिर कचौरी हो जाएगी, तो इट ऑल एड्स अप। तो आप फिर अगर आज पकौड़े खा रहे हैं तो आज समोसे ना खाएं, आप उसको कल अगर समोसे खा रहे हैं तो फिर पकौड़े ना खाएं। तो आप जरूर बैलेंस करें, बैलेंस कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप यूं कर लेना, एक दिन समोसे, एक दिन पकौड़े, एक दिन कचौरी, एक दिन रोल, मेन्यू सेट कर लें। ये नहीं कि एक दिन दस्तरखान में सारा कुछ आप कहें मैंने तो 1 पकौड़ा खाया था, फिर पूछा और क्या खाया था, एक रोल खाया था, अच्छा और 1 समोसा खाया था और 1 कचौरी खाई थी, उसके बाद खाना भी खाया था ना। अच्छा, अक्सर तो ये कॉन्सेप्ट भी है डॉक्टर साहब के मगरिब के टाइम, क्योंकि ज़ाहिर हम देख रहे होते, हम अफ्तारी के टाइम हमने अफ्तारी कर ली और उसके बाद रात को 9-10 बजे जो है वो भूख लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि बहुत पहले खाया हुआ होता है। तो उस दौरान क्या किया जाए, क्या खाया जाए या सहरी तक का इंतज़ार किया जाए? देखिए, अगर आपको आपकी बॉडी उस टाइम खाना मांग रही है तो इट इज़ वेरी लाइकली कि आप सो भी नहीं पाएंगे क्योंकि आपको भूख लग रही है ना। तो उस टाइम सफ़र ना करें, कुछ ले लें, लाइट स्नैक लें, जैसे खजूर आपने ले ली, कोई एनर्जी बार ले ली, कोई फ्रूट केला ले लिया, समथिंग लाइट विच इज़ नॉट वेरी हैवी। ख़ासतौर पे सोने से बिल्कुल पहले, सोने से 2-3 घंटे पहले तक कोई आपको हैवी अगर आप चीज़ खाएंगे तो वो आपके स्टमक पे भी एक बोझ पड़ेगा, एसिडिटी होगी, फिर सहरी के टाइम पे भी आपको मुश्किल होगी क्योंकि अभी पिछला ही डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो ज़रूर ले लें, लेकिन लाइट चीज़ लीजिए। इसमें ये मुनासिब नहीं होता कि आप लाइट सी अफ्तारी करें, यानी वो इट कुड बी फ्रूट चाट या जो भी आप दही बड़े थोड़ा सा खाएं, नमाज पढ़ें, नमाज के बाद आधे घंटे बाद आप खाना खा लें। बिल्कुल, खाना खाएं, उसके बाद फिर ज़रा इशा तरावी, तो उसके बाद आपने सोना, तो उसके बाद ये तो वो हजम भी हो जाएगा और नींद भी अच्छी आएगी, बजाय इसके कि पहले हैवी अफ्तारी की जाए फिर भी 10 बजे बाजी को भूख लग जाती है। उन्होंने सही सवाल पूछा। खाती पी नजर नहीं आता ना, ये तो ब्लेसिंग है ना। फिर अभी एंजॉय कर ले, फिलहाल एंजॉय कर। मैं यही बात कर रही होती हूँ कि थोड़ा सा जब आप इस एज में होते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो थोड़ा फास्ट होता है। और जो गोइंग बैक टू योर अर्लियर क्वेश्चन, जैसे आप जैसे लोग हैं हु आर यंग, हु आर फिट एंड क्वाइट लीन एंड गुड वेट, जब वो फिर बहुत ज़्यादा और अगर इफ़ दे बिकम वेट ऑब्सेस्ड और वो बहुत रिस्ट्रिक्टिव लेना शुरू कर दें और कैलोरी अपनी पूरी नहीं करेंगे, फिर उनकी इंटरनल जब वो बर्न होना शुरू होगी, देन यू विल फील कि अब आपका जो है ना वीकनेस हो रही है, पूरा सिस्टम आपका वीक हो जाता है। बिल्कुल। तो अगर कोई उसके मुकाबले में कोई मोटा बंदा अगर ले रहा है तो वो उनको उसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा। ओके, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। नहीं तो वो मुझे इनकरेज किया कि खाएं पिएं, पकोड़ों हेल्दी खाएं सर। मैंने ये कहा हेल्दी खाना, ये नहीं करना कि आज से के डॉक्टर सादिया ने कहा था आप ज्यादा खाएं, आप लीन हैं, तो अम्मी पकोड़े भी खाने और सब कुछ कचौरी। मियाना रवि में देखिए हमारा दीन हमें यही सिखाता है और रमज़ान में हमें इसी को प्रैक्टिस करना है कि जो चीज़ करें ज़रूर करें, मियाना रवि में बैलेंस रखें। आप फ्रूट ज़्यादा खाएं, आप प्रोटीन डाइट लें, देखिए हम आपको साथ साथ ऑप्शंस भी दे रहे हैं। बिल्कुल सही। बेसन भी तो वैसे जी
हेल्दी होता है बहुत। क्योंकि बेसन की रोटी खाएं, बेसन नहीं, के पराठे ये खाएं। बेसन से पकौड़ा नहीं वो देखिए, अब जो बेसन है, जी जो पकोड़े हैं वो है। बेसन से ही और बनते हैं ना, जो तो बेसन समोसे से और हेल्दी रोल है। और हैं, जब वो उसमें मैदे तेल की में पट्टी डिप हो नहीं, जाता वैसे आई डोंट लाइक समोसे रोल दैट शुक्र मच, है। मुझे इतने ज्यादा नहीं पसंद, बट और प्रॉब्लम वो पकोड़े जो डीप फ्राइंग है जी, ना जी। सभी, वो डीप फ्राइंग। और फिर Okay. दूसरा जो प्रॉब्लम होता है वो हमारे घरों में हर जगह होता है, और आई थिंक आजकल महंगाई भी इतनी ज़्यादा है, अब हम री यूज़ करते हैं उसको, उसी तेल को हम बार बार नेक्स्ट डे भी हम फ्राई करने में, हम क्योंकि आप नहीं Yes. चेंज कर सकते अफोर्ड भी, मोर इट इज़ यूज्ड फॉर फ्राइंग, मोर इट गेट्स मोर अनहेल्दी। नहीं, कुछ लोग जो होते हैं डॉक्टर साहब, वो कहते हैं हम तो ऑलिव ऑयल में पका रहे हैं, हम तो पता नहीं कौन सा ऑयल है उसमें बना रहे हैं, तो वो तो उसको हेल्दी समझ के खा रहे होते हैं, क्योंकि Better अक्सर than घर में other. कुकिंग के लिए भी, लेकिन डीप फ्राइंग के लिए भी ऑलिव ऑयल इस्तेमाल हो रहा है। देखिए बेहतर है जो नॉर्मल हमारे जो बनास्पति घी वगैरह या नॉर्मल जो ऑयल्स हैं उनसे बेहतर है ऑलिव ऑयल। आजकल तो बहुत अच्छा है एयर फ्राइंग, एयर फ्राई Yes. कर लें, उसमें बिल्कुल मिनिमम क्वांटिटी ऑफ ऑयल या फिर नो ऑयल। पकौड़ों का वो टेस्ट नहीं आता, पकौड़ों का टेस्ट नहीं आता, मैंने भी ट्राई किए हैं, लेकिन कुछ लोग बड़े अच्छे बनाते हैं, पता है अच्छा? वो। हाँ, आई डोंट नो वो ये क्या सीखना trick पड़ेगा, है। क्योंकि वो देखिए, air समोसे fry- फ्राई तक तो मामला हाँ, ठीक था, लेकिन फ्राइज तक अब तो अगर ठीक है। आप पकौड़े फ्राई कर रहे हैं और आपका दिल समोसों का है, तो समोसे फिर एयर फ्राई कर लेना। हाँ, When you are समोसे एयर eating- फ्राई समझ आती है, बिल्कुल। फ्राइज भी समझ आते हैं, लेकिन पकोड़े आई डोंट नो कैसे आई बनते थिंक हैं यू कैन air fry ट्राई, में। आप अच्छा खाना बना I've लेते tried हो, तो that, किसी दिन पकौड़ों आप का बड़ा हमें- गर्क हो गया था एयर फ्राई के अंदर। एयर फ्राई। अब मेन्यू प्लान कर लें ना आपने, Okay. एक उसको हेल्दी मेन्यू के अपना माइंड में रख के जब आप उसे प्लान करेंगे तो देन यू विल नो ओके मेरा यहाँ पे थोड़ा सा अनहेल्दी हो गया, तो बाकी चीज़ों Okay. को मैं एयर फ्राई करके हेल्दी कर लूँ। क्योंकि देखिए अफ्तारी का टाइम ऐसा होता है कि फैमिली भी, बच्चे भी सब चाहते हैं कि बिल्कुल अच्छा ऐसे ही वो है। हो, तो आप बिल्कुल इंजॉय करें, लेकिन अपनी सेहत का और जरूर सर ख्याल जो रखें। इससे पहले आपने बात की थी, वो जो रीफ्राइंग हो रही होती है, वो जो तेल का रंग भी चेंज हो रहा बिल्कुल, होता है, हाँ। बाय द टाइम आप 3, 4, 5, 6 समटाइम्स तो और ज़्यादा अरसे तक आप उसे यूज़ करते हैं। समटाइम्स ये भी होता है कि आपने अच्छा उसमें फ्राई किया, तेल कुछ कम हो तो आपने तेल उसी को ऊपर और ऐड डाल कर दिया, दिया। सो ये हम तेल के साथ क्या कर रहे हैं, और वो तेल कितना नुकसानदेह हमारी सेहत के लिए है? देखिए उसके अंदर एवरी टाइम जब आप उसको रीफ्राई करते हैं, रीहीट करते हैं, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो Yes. रहा होता है, और वो ज़्यादा जिसे कहते हैं कि सैचुरेटेड हो रहा है, और ज़्यादा वो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन मेकिंग इट मोर एंड मोर अनहेल्दी। Okay. तो आप उसको कोशिश करें कि जैसे ही आपका तेल रंग बदलना शुरू करे उसको चेंज कर लें, उसको एक तो पहली बात है उसको छान लें, और कोशिश करें कि उसको डिस्कार्ड कर दें। उसी के अंदर जब आप नया डाल रहे हैं तो वो नए की भी आप नया भी उनको खराब कर पुराने रहे में हैं। बिल्कुल। और दैट टेक्स मी टू द पॉइंट कि जब आप बाजार से फॉर एग्जांपल तली हुई चीज़ें लेते हैं तो आप उनकी कढ़ाइयाँ देखें, उसमें तो वो तेल काला रीयूज स्या होता है। बिल्कुल, और यू नो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से उनको वही सूट करता है, लेकिन इट्स नॉट गुड फॉर हाँ, हेल्थ। लेकिन हमें सूट नहीं करता ना, तो हमें अपना ख्याल खुद रखना है। पहली बात ये कि फ्राई आइटम्स ना खाएं, खाने हैं तो कोशिश करें एयर फ्रायर में, और दूसरे हैं तो कम खाएं, बाहर से ना ही खाएं तो बहुत बेहतर है, क्योंकि बाहर के तेल का तो कोई दीन ईमान नहीं है। आप हम सबको पसंद नहीं आ रहे। एक तो सेहत की अभी बात तो करो। रोजे स्टार्ट हुए हैं और शोएब साहब ने ऑलरेडी एक प्लान दे दिया। साहब, ऐसे नहीं होता। मैं पकौड़ों के अगेंस्ट हूँ, मैं पकौड़ों के अगेंस्ट रैली निकालूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि पकौड़ों की वजह से हमारे खाते health ये हैं system- वैसे? मैं नहीं खाता, मैं पकौड़े नहीं अल्लाह खाता। माफ करना। कब देखा तुम मुझे लास्ट टाइम पकौड़े खाते हुए? लास्ट टाइम एक रमजान ट्रांसमिशन में आपने पकोड़े खाए थे। नहीं खाए थे। अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह माफ करना। हो सकता है एक आधा ट्राई कर लिया हो, वैसे अच्छा चलिए normally ठीक मैं है, नहीं आप कह खाता। रहे हैं तो मान लेते। हाँ, नहीं मैं मतलब खाता हूँ, मैं इससे नहीं ये कहता हो गया नहीं कि खाता। आइंदा ये नहीं खा सकते, मार्जिन खत्म हो गया। मैं बाकी पकौड़े नहीं खाता। हाँ, बहुत अच्छे बने हो तो फिर मैं खा लेता हूँ, चलो ये वैसे और ये बहुत अच्छे हर किसी के हाथ के नहीं होते ना। सही बात है। बैक टू द टॉपिक। ओके, डॉक्टर साहब, पानी इनटेक किस तरह से अपना रखें? जी, बिकॉज पानी डिहाइड्रेट तो रोजे- बहुत रोजे की ज्यादा हालत में। नहीं, सहरी और अफ्तारी में ऑब्वियसली। देखिए पानी की हमारे बॉडी को ज़रूरत है। बॉडी अगर आपको बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी आपको पानी के की ज़रूरत होती है, तो वो पानी आपने उसको इनटेक पूरा करना है। अब आपका 12-14 घंटे का ब्रेक आ गया, तो फिर आपने प्लान करना है कि आपने वो सहरी और अफ्तारी में कम से कम 8 ग्लास पानी आपने पूरा करना है। वो पानी जो है वो जूस की सूरत में भी हो सकता है, वाटर की नॉर्मल वाटर भी हो सकता है। हम कहते हैं कि हमने चाय पी ली, उसको भी हम शामिल कर लें। अच्छा, चाय और कॉफ़ी को आप वो कप इंक्लूड कर लेते हैं हमारे वाटर इनटेक में, लेकिन बेसिकली वो डायूरेटिक Yes, होता है। और बॉडी का आपको पानी फिर निकलता है। ज़्यादा, जी बिल्कुल, आपको ज़्यादा बाथरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है, और वो आपका बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट होता है Yes. उसकी वजह से। तो अगर चाय कॉफी का इस्तेमाल करें फिर तो पानी और ज्यादा पिए जी आप, बिल्कुल, क्योंकि फिर उसको आपको पानी की इंक्लूड ही ज़रूरत ना करें है। आप, उसके अलावा आपने 8 ग्लास पीना है, तो यू हैव टू मैनेज। डॉक्टर साहब, पूरा दिन ज़ाहिर है आपका स्टमक खाली है, पानी नहीं पिया रोज़े की हालत में, तो कुछ लोग होते हैं जो अफ्तार के टाइम पे खाली सबसे पहले पानी पी रहे होते हैं, एंड देन उनको होता है कि अब कुछ खाया नहीं जा रहा, या तबीयत उनकी, क्या उसका भी एक सेहत के ऊपर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है अचानक से
बगैर कुछ खाए पिए ढेर सारा पानी पी लेना। देखिए And that पानी too पीने sometimes the sweet one. जी देखिए पानी पीने का मेरा नहीं ख्याल कि कभी किसी भी हालत में पानी पीने का कोई नुकसान हो Okay, सकता है। हाँ ये है कि चूंकि आप इतनी देर वो आपने कुछ नहीं खाया होता और आप बहुत जल्दी गल्प करते हैं तो एकदम आपको फुलनेस की फीलिंग हो जाती है। पानी पीना ऐसा उसमें वो कोई उसमें ऐसी कोई कबाहत नहीं है, आप ज़रूर पिएं लेकिन आराम आराम से पिएं और एकदम टू फुल ना करें क्योंकि फिर वही बात है कि आपको लगता है कि अब हम बहुत फुल हो गए हैं और कुछ नहीं ले सकते। अगर आप थोड़ा सा उसके बाद वेट करेंगे 5-10 मिनट बाद, आपको जो कैलोरीज की ज़रूरत है, आपकी बॉडी को जो भूख लगे, यू विल नीड दैट फूड एनीवे। हाँ डॉक्टर साहब, रूटीन में ही फास्टिंग से डिटॉक्स हो जाती है बॉडी, या कि आपको फिर फास्टिंग के मतलब जब अफ्तारी कर रहे हैं और अफ्तारी से लेकर सहरी के दरमियान कोई ऐसा ड्रिंक बना के पीना चाहिए फॉर डिटॉक्सिफिकेशन? देखिए आप जो रमज़ान इज़ अ फुल पैकेज इन इटसेल्फ, आपकी पूरी बॉडी की ओवरहॉलिंग और डिटॉक्स होता है। डिटॉक्स का तरीका ये होता है कि आपकी बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है कि जो आपके सेल्स बनते हैं वो उनकी एक लाइफ है, वो उसके बाद वो जो है वो डाई आउट होते हैं, वो साइकिल से निकल जाते हैं और आपकी बॉडी उनको रिमूव करती है। अब जब आप फास्ट कर रहे हैं तो अब बॉडी और किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर रही है, वो अब रिपेयर पे फोकस कर रही है। तो ये जो ऑटोफेजी का प्रोसेस होता है जिसमें आपके बॉडी जो है ना वो रिपेयर शुरू करती है, तो उसकी वजह से आपके जो टॉक्सिन्स हैं वो जल्दी रिमूव होते हैं। प्लस जो लिवर है, लिवर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटॉक्स ऑर्गन जो हमारे जिस्म में जिसे कहते हैं टॉक्सिन्स, क्योंकि टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं ना, केमिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं तो जहरीले मादे प्रोड्यूस होते हैं जो कि फिर किडनी से लिवर के थ्रू निकलते हैं। अब लिवर को ब्रेक मिल गई है रोज़े में, क्योंकि वरना लिवर बिजी होता है खाना हजम करने में और खाने के लिए जो है उसको एंजाइम्स प्रोड्यूस करने में। अब लिवर को ब्रेक मिल गई है, अब लिवर इज़ फोकसिंग ऑन इट्स कोर जॉब विच इज़ डिटॉक्स। इसी तरह किडनीज जो हैं वो फोकस कर रही हैं अपनी कोर जॉब पे जो है डिटॉक्स। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप रोज़े ही प्रॉपर रख लेंगे तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका डिटॉक्स हो जाएगा, कंप्लीट पैकेज है। उसके बाद ऑफ कोर्स लोग पीते हैं ड्रिंक, जैसे आपका जो असल सवाल था कि लोग डिटॉक्स ड्रिंक एंड ऑल दैट्स गुड फॉर न्यूट्रिशन, वो आपकी अपनी मर्जी है। एडिशनल फायदा हो सकता है, लेकिन अदरवाइज भी आपको फास्टिंग से ज़्यादा फायदा मिल रहा होता है, आपकी बॉडी की ओवरऑलिंग हो रही होती है, आप रीसेट कर रहे होते हैं अपनी बॉडी को, हर ऑर्गन को। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी। रोज़े और उसके फ़वाइद पे आज हम बात कर रहे थे, स्पेशली तिब्बी फ़वाइद पे हमारी गुफ्तगू थी। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। वेलकम बैक, राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और अब है हमारा फेवरेट सेगमेंट, एंड नॉट जस्ट फॉर द डे, फॉर द रेस्ट ऑफ द रमज़ान ट्रांसमिशन। ये सेगमेंट आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। जब हम बात करते हैं यूट्यूब की दुनिया की, जब हम बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन की दुनिया की, इसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम हमारे सामने आए हैं जिन्होंने अपनी अपनी नीश में नाम कमाया है। ऐसे में सभी ने एक बहस भी होती आई है, कुछ लोग फैमिली व्लॉगिंग को पसंद करते रहे, कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज करते रहे। एट द सेम टाइम हमने ये भी देखा कि फैमिली व्लॉगिंग को अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो उसी दौरान हमने एक ऐसा कंटेंट भी देखा कि वो फैमिली व्लॉगिंग थी बट इन एन एंटायरली न्यू वे कि सब ने बहुत पसंद किया और सब ने क्या तरीके से और बड़ा रिस्पॉन्सिबल कंटेंट हमने देखा। और मेरा ख्याल है अब जो मैं बात जिस तरह से हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, एवरीबडी नोज के वो बड़े कोई चंद नाम ही हम अगर देखें यूट्यूब की दुनिया में हमें नजर आ रहे होते हैं, सोशल मीडिया की दुनिया की अगर बात की जाए तो उनमें एक जो नाम है सर फहरिस्त होता है वो है जी दुआ के पापा। अब मैं ज़ैनब के मोहम्मद के पापा अगर मैंने बोल दिया ज़ैनब के पापा तो दुआ नाराज हो जाएगी, अगर दुआ के पापा बोला तो ज़ैनब नाराज हो जाएगी, क्योंकि वीडियोस में यही एक मामलात इनकी जो वालिदा साहिबा है वो बड़ी मुश्किल में रहती हैं। हाँ, तो ये देखिए हमने इतनी बात तो की, लेकिन जिस तरह हमने अनाउंस किया कि फॉर द होल रमजान इंशाल्लाह द फैमिली विल बी विद अस, तो हमें ज्वाइन कर चुके हैं अरशद रील्स अलॉन्ग विद मोहम्मद एंड ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मोहम्मद आप कैसे हैं? ठीक। ज़ैनब आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। इतनी प्यारी तरबियत इन बच्चों की हो रही है, इनकी वजह से बहुत से और बच्चों की तरबियत अच्छी हो रही है क्योंकि कंटेंट ऐसा क्रिएट हो रहा होता है। पेरेंट्स इस वक्त जो देख रहे हैं वो अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत कर सके, हमारे बच्चे इन बच्चों से, इनकी पूरी फैमिली से बहुत कुछ सीख सकते हो। क्योंकि अगर हम कहते हैं ना सोशल मीडिया पे हम देख रहे होते हैं, इट्स गुड कि आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो कि एक नए अंदाज में आप लोगों को हम रिस्पॉन्सिबल कंटेंट पहुंचाने की पूरी कोशिश करें। एब्सोल्युटली, तो हम गुफ्तगू का सिलसिला उसका आगाज़ करते हैं। अरशद भाई, एक तो वंस अगेन बहुत शुक्रिया, आप सियालकोट से स्पेशली आए हैं हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए फॉर राइजिंग पाकिस्तान।
2 साल आज मुकम्मल हुए आपकी इस यूट्यूब की जर्नी को। आई मस्ट से कि ये तो भी आगाज़ ही समझते होंगे आप भी कि अभी तो और आगे जाना है, ऐसे ही है? हाँ, अभी तो हम समझते हैं कि ये बहुत थोड़ा अरसा है, 2 साल, बिल्कुल। और इंशाल्लाह आगे हम मेहनत करेंगे, अच्छा अच्छा कंटेंट बनाते रहेंगे जो आप लोगों को पसंद आए, जिसमें बच्चों की तरबियत के हवाले से मैसेज हो, मुआशरे के लिए इस्लाह का मैसेज हो, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि बनाते रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ख्याल कैसे आया था यूट्यूब की तरफ आना है, कंटेंट क्रिएट करना है, क्योंकि ये पहला स्टेप लेना होता है, ये बड़ा मुश्किल होता है कि आगाज़ करना यूट्यूब में वीडियोस बनाना? हाँ, मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि मेरा अपना कोई आइडिया नहीं था, ना मेरी कोई पसंद थी ये सोशल मीडिया पे काम करना। ओके। तो छोटा भाई जो था वो इसरार करता रहता था। घर में हम शुगल मेले के तौर पे छोटी छोटी वीडियो बनाया करते थे। उस ज़माने में वो छोटे मोबाइल होते थे, छोटी स्क्रीन वाले, क्योंकि अभी अब शुरू ही हो रहे थे ये मोबाइल वीडियो वाले, तो वो हम बना के डिलीट कर दिया करते थे। तो उससे अंदाज़ा था छोटे भाई को कि अरशद भाई वीडियो बना सकते हैं। तो मेरा दिल नहीं करता था बनाने को कि हम सोशल मीडिया पे बना के डालें। तो माजिद भाई इसरार करते रहे तकरीबन 2-2.5 साल कि आप सोशल मीडिया पे आएँ। तो फिर उनके इसरार के बाद मैं सोशल मीडिया पे आया। तो लेकिन ये कि मैंने स्टार्ट अच्छा किया, अच्छी वीडियो से, अच्छे कंटेंट से, तो आज आपके सामने ये। माशाल्लाह। और देखिए कंटेंट आपका अच्छा था तो लोगों ने पसंद किया। हम जी, अक्सर जी। कह रहे होते हैं कि जब ऑनेस्टली किसी को बुरा मनाने की इसमें कोई ऐसी बात नहीं, हर एक की पसंद नापसंद होती है, बट जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है ना, आपके पास अगर फॉलोअर्स हैं, आपके पास इन्फ्लुएंस की कैपेबिलिटी है, वहाँ पर आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है। जी, और अगर जी। आप वो जिम्मेदारी पूरे नहीं करें और उससे मुआशरे को एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, तो उस पर आवाज़ उठाना हम सबका फ़र्ज़ है, उस पर बात करना हम सबका फ़र्ज़ है। हम ये कि हमेशा बात कर रहे होते जी, लोग जो देखते हैं हम वो दिखाते हैं। तो हाँ। देखें सबसे ज़्यादा हाँ। सब्सक्राइबर्स जिनके हैं, जो लोग ये देखना चाहते हैं और वो लोगों को दिखा रहे हैं। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। हाँ, ये वो इल्ज़ाम है जो लोगों पे लगाया जाता है कि लोग भाई जो पसंद देखना चाहते हैं वो दिखा रहे हैं। हालांकि हमने जो बनाया है लोगों ने वो सबसे ज़्यादा देखा है। तो इससे ये साबित होता है कि लोग अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं। और हमने इसमें 2 चीज़ें देखी हैं कि हमें व्यूज़ भी अच्छे आए, दूसरा सब्सक्राइबर भी अच्छे आए और बाकी लोगों की निस्बत। तो लोगों ने इसको देखा भी और पसंद भी किया, इसीलिए फॉलोअर इतने। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा भाई, इस दौरान हर्डल्स क्या क्या फेस किया आपने यहाँ तक पहुँचते वक्त? क्या मुश्किलात थी? हाँ। यहाँ तक पहुँचने तक तो मेरे ख्याल में मुश्किल हमें कोई भी नहीं आई। माशाल्लाह स्मूथ रहा सारा। स्मूथ रहा, और व्यूज़ के हवाले से, सब्सक्राइबर के हवाले से, कंटेंट बनाने के हवाले से घर में थोड़ी मुश्किलें होती थी। ये दुआ को थोड़ा समझाना, उससे वो एक्टिंग दुआ ही करवाना। तंग करती थी सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा दुआ के साथ वीडियो बनाना मुश्किल है, और दूसरा बेगम के साथ भी, क्योंकि बेगम भी थोड़ा सादे से मिजाज की वो औरत हैं। तो उनसे वो कहना कि ये वाला डायलॉग इस लहजे में बोलो, इसका उतार चढ़ाव इस तरह रखना है, तो इस लहजे में बोलना है, तो वो ज़रा मुश्किल है। और दूसरा दुआ के लिए बोलना आसान है, वो करती है ना एक्टिंग, जो बॉडी लैंग्वेज उसकी, वो थोड़ा मुश्किल होता है। प्रैक्टिस करानी पड़ती है। तो बहरहाल ये है कि 4-5 रीटेक के बाद फिर वो बात बन जाती नहीं, है। वो करती तो इतनी अच्छी है, पर हाथ तो हाँ। बार-बार ऐसे जो बात कर रही होती है, वो हाथ हिलाना ही उसका लोगों लेकिन को उसके पीछे बहुत मेहनत है, ज़्यादा देखिए पसंद प्रैक्टिस है ना उसके पीछे, उसे एक एक एक्ट के पीछे प्रैक्टिस हो रही होती है। मैं खुद भी जब आज भी वो पुरानी वीडियो हम देखते हैं ना जिससे हमने स्टार्ट किया था, तो दुआ के वो बाल थे वो कके बुरे से, तो उसकी वो बॉडी लैंग्वेज, वो बातें और इशारे, तो मैं खुद भी बड़ा हैरान होता हूँ, हंसता हूँ क्या बच्ची है ये। That's nice। मोहम्मद, आप सुनाएं, क्या रूटीन होती है? मज़ा आता है वीडियो बनाने का? जी। ज़्यादा मज़ा किस काम में आता है? वीडियो बनाने का मज़ा आता है, उसके बाद जब वीडियो एडिटिंग हो रही है उसमें देखने का मज़ा आता है, जब बाद में वायरल होते हैं और लोग पसंद करते हैं, किस चीज़ को ज़्यादा इंजॉय करते हैं? वीडियो तो वीडियो देखना। अच्छा जी, वीडियो जब बन जाती है तो वीडियो जब देखते हैं मोहम्मद तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा होता फेवरेट है। वीडियो कौन सी वैसे मोहम्मद आपकी? असली चैनल। कौन सी? असली चैनल। अरशद रील्स चैनल। अरशद रील पूरा चैनल फेवरेट है। कोई- अच्छा। कोई एक रील नहीं है, कोई एक वीडियो नहीं है जो कि उनको पसंद है, बिकॉज उनकी हर वीडियो में मेहनत है। आपको कम या ज्यादा पसंद है तो वो आपका मसला है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी ज़ैनब, आपको एंजॉय करती है इस पूरे प्रोसेस को आप जी। वीडियो बनाने के? कोई आइडिया देती हैं आप बाबा हाँ, को? ज़ैनब के साथ काम करना बहुत आसान है मेरे लिए। आसान है, अच्छा। वो लग भी रहा है, वो हाँ। काफी अच्छी मतलब सुलझी बड़ा- हुई। सुलझी हाँ, हुई बच्ची। हाँ, इसको जो मैंने डायलॉग कहना है ना, ये बोल दो, पहली बार में इसने बोल देना है। ओके। और जिस तरह कहना है ना, इस तरह करके इशारा करके बोलो, चलते हुए या रुक के,
तो उसी तरह इसके लिए आसान है, इसके साथ काम करना मेरे लिए बड़ा वो आसान है डायरेक्टर को बहुत बनस्बत दुआ अच्छा और follow बेगम के। करती है। हाँ हाँ। दुआ और भाभी के साथ मोहम्मद मुश्किल तो जो है ना, इसका ये भी हमें कोई मसला नहीं होता कि ये अल्फाज सही नहीं बोल रहा, वो जिस तरह भी बोल देता है हमें खुद भी अच्छा लगता है और ऑडियंस को भी है। ज़रा तो स्कूल भी स्टार्ट हो गया माशाल्लाह, आपका स्कूल की रूटीन अच्छी चल रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी लगता है कि स्कूल के साथ ज़रा वीडियोस में आप कम टाइम देंगे, हो सकता है आप किसी दिन बाबा से कह दें पापा मेरे पास टाइम ज़रा कम है आज वीडियो के लिए, हाँ। ऐसा होगा? हाँ, जिस दिन से दुआ ज़ैनब ने स्कूल स्टार्ट किया ना, उस दिन से बहुत कम वीडियो में आती है। अभी तो हम आए हैं रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए, स्कूल का बैग और किताबें साथ लेके आए, चलो उतने दिन इधर भी उतने दिन आप स्टडी पढ़ जारी लेंगे, है। हाँ, हाँ वरना जी। देखिए हर्ज हो जाता है ना। बड़ी बात है ये कि पढ़ाई पे साथ साथ तवज्जो जी, दे। जी, हम अक्सर जी। देख रहे होते हैं अच्छा फेम मिल गया, पैसा आ गया, कहते हैं अच्छा बच्चे पढ़ ही लेंगे अब हमारे पास। हाँ, ये हाँ, पढ़ाई का कोई नेमुल बदली जी, नहीं जी, है, जी, वो जी, नॉलेज that's very आपके लिए true। इम्पोर्टेंट है। तालीम बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। ज़ैनब क्या बनना चाहती हैं? मैं डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हैं, माशाल्लाह, इंशाल्लाह आप ज़रूर बनेंगी। मोहम्मद क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है? फौजी। फौजी, सीधा आर्मी। हाँ, फौजी, इसके चाचू भी फौजी हैं, ओके। तो बस उसी की वर्दी देख देख के ना इसको शौक आता सो है। इससे मैं भी यूनिफॉर्म फौजी बनूं। फैसिनेट करता है और वो इंशाल्लाह ज़रूर जाएगा। आज ज़रा हुआ ये कि दुआ की थोड़ी तबीयत नासाज हो गई, वरना दुआ और भाभी ने भी यहाँ पे हमारे साथ बैठे होना था, लेकिन अब चूंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो इसलिए आज के दिन है, लेकिन हाँ आगे चलकर इंशाल्लाह दुआ भी होगी, भाभी भी यहाँ पर होंगी। और हम ज़रा पूछेंगे जो अरशद भाई ने कहा ना कि दुआ और भाभी के साथ काम करना मुश्किल वैसे है। आज भाभी को नहीं, होना उनके चाहिए था सामने नहीं ये पूछना। दुआ गलत टाइम पे बीमार हुई हैं आप। या वो अरशद भाई कह रहे हैं ठीक टाइम पे हुई हैं कि वो बता पाए हैं कि इन दोनों की वजह से वीडियोस मुश्किल हो जाती हैं। अच्छा भाई डर sometimes। लगता है वैसे भाभी से? नहीं नहीं, बिल्कुल भी ना उससे जरा भी लगता है और ना मुझे लगता है। दोनों को नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। हम बड़े प्यार और मोहब्बत से कंटेंट भी बनाते हैं और बाकी ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा वो नजर भी आता है भाई, केमिस्ट्री आप लोगों की ऑन स्क्रीन वो दिख भी रही होती है। कभी वैसे सोचा था आपने कि अच्छा वीडियोस बनाएंगे या यूट्यूब की दुनिया में आएंगे, कभी खुद से ये ख्याल आया था? नहीं, भाई ने कभी तो नहीं कहा, था, कभी नहीं। कभी ख्वाहिश भी नहीं थी कि क्योंकि मजाज इस तरह था कि अकेले अकेले रहना, ज़्यादा कोई दोस्त भी नहीं, आज तक भी नहीं है इतने। अच्छा, एक दो भी नहीं है कि जिनके साथ शाम को उठना बैठना हो, दोस्त नहीं है। तो मशहूर होने का, वायरल होने का, तो ये तो सोचा भी नहीं था कभी। ओके। लेकिन ये कि जब हमने सोशल मीडिया पे अपना कंटेंट बनाना शुरू किया था ना, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि आप उस वक्त वायरल होंगे जब आपका कंटेंट आपको पसंद आएगा। सही बात। तो मुझे अपना कंटेंट खुद बड़ा अच्छा लगता था और स्टार्ट ही में मुझे ऐसा लगता था कि हम जल्दी वायरल होंगे, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जल्दी होंगे और इतने ज़्यादा होंगे। लेकिन अपने कंटेंट से मुझे लगता था कि 98% यकीन था मुझे कि हम वायरल होंगे और हमारा कंटेंट पसंद किया जाएगा। अच्छा। और 2% कभी नहीं भी होता कि नहीं भी कोई अच्छी चीज़ चलती। सही बात तो है। लेकिन ये है कि लोगों ने उसे पसंद किया और लोगों ने फॉलो किया, लोगों की मोहब्बत है, मेहरबानी है जी। अच्छा सबसे ज़्यादा ये जो कामयाबी है इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? पूरी आपकी मेहनत अपनी जगह पे है, बट कोई एक फैक्टर होता है ना जो आप समझें कि ये मेरी वीडियो में ना होता तो मैं शायद वीडियो इतनी आगे ना जाती। आई एम श्योर दुआ। हाँ, ये है, मैं वो भी बताता हूँ क्योंकि जो हमारा कंटेंट है उसके अंदर अंदर जो है ना कामयाबी का सेहरा किसके सार है, वो यकीनन दुआ है और उसमें बेगम भी हैं। हाँ, बेगम भी हैं क्योंकि वही कहती हैं ज़ैनब के पापा, तो वो ये जो जुमला है ये भी लोगों को बड़ा पसंद आया। और कंटेंट के बाहर जो है वो माँ बाप की दुआएं हैं। बेशक। हाँ, माँ बाप आपकी की वालिदा की दुआएं, स्पेशली बहुत दुआएं, बहुत दुआएं, इसमें कोई बहुत शक दुआएं। नहीं, वो नज़र भी आता है और ये दुआएं हैं जो आपको बहुत आगे लेकर जाती हैं, पर ज़ाहिर दुआ के साथ फिर आपने मेहनत भी करनी होती है। जी, जी, जी। तो अब वैसे मुझे ये बताएं कि अगर मोहम्मद और ज़ैनब शरारतें करें तो फिर आप डांटते किसको हैं कि शरारत ना करो, मोहम्मद को या ज़ैनब को? नहीं, शरारतें बिल्कुल भी नहीं करती। दोनों नहीं करते? ज़ैनब नहीं करती, ज़ैनब नहीं करती। मोहम्मद बहुत करता है। अभी तो सुकून से बैठा है। और सेट कैसा लगा आपको? अच्छा, कोई जगह जो आपको अच्छी लग रही है, आप वैसे उस चेयर पे भी जाके झूले भी ले सकते हैं, वो हमारे पास बड़ी अच्छी चेयर है। आप घूम फिर सकते हैं सेट पे, कोई मसला नहीं है। आप जरूरी नहीं कि आप मैं मार्जिन दे रहा हूँ मोहम्मद को ना, ताकि बाउंड ना हो जाए एक जगह पे। कह रहा मैंने माइक लगाया, कैसे जाऊँ? अच्छा, ये माइक तो हम फिक्स कर देंगे ना, आप जिस तरह देखें मेरे साथ माइक फिक्स है, मैं तो उठ सकता हूँ। सही बात हम है आपके वैसे। साथ माइक फिक्स कर देंगे ताकि आप घूमना फिरना है सेट पे। हाँ, इधर उधर आना जाना आपने। सेट भाई नेक्स्ट टाइम आपने मोहम्मद के माइक को फिक्स कर देना ताकि मोहम्मद मोहम्मद आराम आज से बर्दाश्त घूम फिर कर लें, सके। बस आज बर्दाश्त कर लें, आगे से हम आपको ऐसे जकड़ के नहीं रखेंगे। अच्छा, वो मोहम्मद के लिए आई थिंक टिक के बैठना जरा मुश्किल काम है। हाँ, बहुत, घर में भी बाहर भी कहीं भी हो टिक के बैठना मुश्किल है मोहम्मद के अच्छा लिए। भाई वैसे मार शार भी पड़ जाती है किसी बच्चे को? आपसे अक्सर होता है ना वालिदैन को नहीं, गुस्सा आ ये- जाते हैं, ये हमने है। बचपन में बहुत पड़ी है। तरबियत के तौर पे तो डांट डपट तो होती रहती है, तो वो तरबियत का हिस्सा भी है ये बिल्कुल चीज़ ऐसे ही। बिल्कुल। लेकिन ये है कि इतना जुल्म करना,
करना, तशद्दुद करना कि बच्चे जहन पे ये चीज़ सवार कर लें कि आप पापा मारेंगे ही मारेंगे, मामा मारेंगे, ये इतना नहीं डराना चाहिए बच्चों को। तो आप डराते किस तरह, ये कहेंगे कि मामा ये कहेंगी या वो कहती हैं कि पापा आ जाएंगे? कभी इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचा क्योंकि बहुत ज़्यादा ये चीज़ें नहीं है हमारे घर में। ओके, मतलब बच्चे वैसे सुलझे में, वो उस तरह की ऐसी कोई बात भी नहीं कि आपको घर में दुआ में वीडियो में लगता है बड़ी शरारती है, क्लेवर है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं है रियल लाइफ में। अच्छा। मोहम्मद जो है ना वो रियल लाइफ में बहुत शरारती और है। ये सबसे शरीफ लगता है सारी हाँ, लगता वीडियो में बहुत और वो ना बेचारी शरारती, वो मैंने कहा सबसे तो लग ज्यादा हाँ, पूरी वीडियो में ऐसे चाहिए होती है कि उससे ज्यादा शरारती तो कोई है ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, नहीं शरारतें करते देखा तो है मैंने उसको, लेकिन वाकई मोहम्मद वाली बात है कि हम देखेंगे पहले कि सेट पे मोहम्मद कितनी शरारतें करते हैं। अच्छा, एक चीज़ है मोहम्मद में कि ये शरारतें करता है और नुकसान कोई नहीं करता। वाह, ये चीज़ है, क्या बात है, देखें ये भी तरबियत उछलता है। कूदता रहता है, खेलता रहता है, नुकसान नहीं करेगा। नुकसान नहीं करता नहीं। तो आपके आसपास चीजें सेफ रहती हैं, आपको डर खौफ नहीं होता कोई चीज टूट जाएगी, या नॉर्मली होता है ना बंदे की मोहम्मद मैं सच कह रहा हूँ ना, मोहम्मद ऐसे ही पहले ही सारते हाँ? पहले ही कहता है मैं करता ही नहीं करता ही नहीं हूँ, शरारतें। हर बच्चा ये कहता है, मैं भी छोटे तो यही कहता था, हाँ, मैं शरारतें नहीं करता। हाँ, आप अपनी तरफ से सच ही कह रहे हैं और हम आप अपनी तरफ से सच। आप छोटी छोटी शरारतें करते हैं ना। अर्शद भाई, एक चीज़ जो कि क्लैरिफाइड भी है आपकी तरफ से, लेकिन बहुत से लोग जो अभी तक उस बारे में नहीं जानते वो एक कहते हैं कि शायद अर्शद भाई की 2 शादी हैं, कि दुआ की मामा और ज़ैनब की मामा डिफरेंट हैं। दो खवातीन है 2 उस वीडियो में। खवातीन, वो तो एडिटिंग भी ऐसे हुई होती है, तो थोड़ा सा बताएं ये क्या चक्कर है? हाँ, बड़े लोग पूछते रहते हैं। अभी आपके स्टूडियो में भी एक लड़की ने पूछा था कि मैं आपको बड़ा कोसती थी जब मुझे पता चला। क्या तो मैंने कहा मैंने आपको माफ़ किया, आपने जितना बुरा भला कहा, लेकिन दूसरी शादी नहीं की, एक ही शादी है। बल्कि एक जगह हम गए तो वहाँ किसी लड़की ने पूछा कि आपने 2 शादियाँ कर ली? मैंने कहा नहीं। तो फिर वो 2 कैसे आती हैं वीडियो में? तो मैंने कहा बेटा वो तो मैं 50 भी बना सकता हूँ। तो है एक ही है। वैसे मैसेज देने के तौर पे ना हम 2 रोल लेते हैं बेगम के, कि भाई जब फेमस हो जाए, कोई शोहरत आ जाए, दौलत आ जाए, तो फिर अक्सर लड़कों के मर्दों के जहन में आता है चलो अब दूसरी शादी करें। तो उसमें हम थोड़े इस तरह के कोई मैसेज वगैरह देने के लिए डबल रोल कर लेते हैं बेगम का। बात नहीं आई ना? नहीं, वरना एक ही शादी है। नहीं दूर कहाँ जाऊँ, सबीन ने मुझे एक दफ़ा कहा कि अर्शद भाई की 2 शादियाँ। नहीं, मैंने कहा और वो मुझे इतना रियलिस्टिक लगा तो मैंने शोएब से यही कहा, मैंने कहा अर्शद भाई ने 2 शादियां। कहते नहीं वो 2 अलग, नहीं वो एक ही खातून है। मैंने कहा नहीं मुझे लगता है वो 2 हैं। और वो हमारा वाकई ऐसा कंटेंट है ना जो उसमें वो इतना रियल लगता है और संजीदा लगता है कि उसमें जो भी हम दिखाते हैं ना लोग समझते हैं कि यही है सच है। तो इस वजह से थोड़ा वो तो क्लैरिफाई कर देते हैं, उन्होंने 2 शादियां नहीं की। शादी एक ही है और इरादा भी नहीं है। वो कह रहे इरादा भी नहीं है, ये इस बात पे गौर करें, इरादा भी नहीं है। उन्होंने कहा कि बहुत से मर्द ऐसे हैं जो कि फेम के बाद या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के एक पीक पे पहुंच के उनको लगता है कि अब एक और शादी, तो वो कह रहे हैं ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, फाइनेंशियली जो चीज़ें चेंज हुई उसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी पे भी कोई चेंज आता है, सोच बदलती है या नहीं बदलती? नहीं, सोच हमारी नहीं बदली और ना, और लोग कहते हैं इसको बदलो। लोग कहते हैं बदलो? हाँ, बदलो। लोग कहते हैं कि अच्छा ऐसी जगह घर हो और ऐसा लाइफस्टाइल हो, घर इस तरह का हो, बच्चे ये इंग्लिश बोलना सीखें। लेकिन आपने इसको मेंटेन किया अपनी सादगी को। लेकिन यह है कि कपड़े अच्छे पहनने हमने शुरू किए हैं, घर थोड़ा अच्छा हो गया, सवारी अच्छी अल्लाह ताला की, लेकिन अपनी जो अपना मजाज है, तबीयत है, अपनी बोल चाल है, उसको हम समझते हैं कि यही हमें अच्छा लगता है, हमने इसी तरह का रहना। तो ज़्यादा उसमें वो स्टाइल मारने और तकब्बुर आ जाना तबीयत में या शोखा तबीयत, वो अच्छी नहीं लगती हमें और ना हम चाहते हैं कि वो बच्चों में आए। माशाल्लाह, ये बहुत प्यारी सोच है। चूँकि ये भी अगेन हमने मामला देखा है कि थोड़ा सही जब आप बेहतर फील करते हैं फाइनेंशियली, तो उसके बाद आप कि बिल्कुल जो लाइफस्टाइल है बदल जाता है, फिर लोग रिलेट भी नहीं कर पा रहे होते। लोग कहते हैं ये भी है कि मतलब थोड़ा मेरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि वो देखिए हर एक सक्सेस को एक डिफरेंट तरीके से भी देखता है। शोहरत आ जाती है आपके पास तो आपका भी राइट है कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी के प्रेशर में आके नहीं, अगर आपको वही अपना रहन सहन पसंद है तो आप उसी में कंफर्टेबल रहे और उसमें लोगों को भी नहीं बार बार कहना चाहिए कि नहीं आप अपने रहन सहन तब्दील करें। जिस तरह के लाइफस्टाइल में आप कंफर्टेबल हैं ना उसी में रहें। हाँ, देखो ऐसे अर्शद भाई, आज तो हमारे पहले ट्रांसमिशन थी, लेकिन आपके माइंड में क्या है, व्हाट डू यू वांट टू डू? हम अगले 30 दिन किस तरह से आपका जो अपना कंटेंट है उसके थ्रू लोगों की इस्लाह कर सकेंगे, रहनुमाई कर सकेंगे, मैसेज कन्वे कर सकेंगे बच्चों के पर्सपेक्टिव
पर्सपेक्टिव से आप क्या सोचते हैं? मैं सोचता हूँ कि जिस तरह आज का प्रोग्राम अच्छा रहा इंशाल्लाह बाकी दिनों का भी अच्छा रहेगा। हम कोशिश करते रहेंगे कि किसी अच्छे मौजू पे जिस मौजू की हमारे मुआशरे को, हमारे बच्चों को ज़रूरत है, उस पर पहले वीडियो बनाया करेंगे, उस वीडियो पे थोड़ी डिस्कस करा करेंगे और वीडियो में जो पहलू अधूरे रह जाएंगे उस पे हम बात किया क्या करेंगे बात इंशाल्लाह। है। जिस तरह का कंटेंट होता है उसी तरह से मौज़ूआत लेकर आएंगे जिसमें आपको अरशद भाई की पूरी फैमिली नज़र भी आएगी और इंशाल्लाह हमारे सेट पर भी, और वो जो पैगाम जो कहते हैं ना रील की फॉर्म में, शॉर्ट कंटेंट की फॉर्म में आप अरशद भाई के यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे देखते हैं, तो उसी को हम एलैबोरेट करेंगे अपने सेट उसी पे। अंदाज में आपको आप तक पहुंचाएंगे जिस अंदाज में आप अरशद रील्स को पसंद करते हैं। और थोड़ी शरारतें भी यहाँ पर होंगी सेट पे, मोहम्मद की, दुआ की और ज़ैनब की, और हम कोशिश करेंगे गेम्स भी यहाँ पे खेलें बच्चों के साथ, बड़ा एंजॉय करेंगे। सो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। अरशद भाई बहुत शुक्रिया फॉर टुडे। मोहम्मद थैंक यू, बहुत शुक्रिया ज़ैनब, थैंक यू वेरी मच। और बस अल्लाह कर दुआ की सेहत फ़ौरन से ठीक हो जाए, जल्दी जल्दी अल्लाह उसे सेहत याब करे ताकि कल दुआ हमारे साथ हो, हमारे दरमियान मौजूद हो। फिर होगा दूध का दूध और पानी का पानी, के दुआ शरारती है या दुआ शरारती नहीं है, फिर मजा आएगा। दुआ आगे आगे और सबीन उसके पीछे पीछे भाग रही होगी, मुझे लगता है। सो यू नेवर नो कैसा होगा। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। और अब जिस मेहमान शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया, वैसे तो रमज़ान से पहले भी हमारी मेहमान वो बनी और बड़ी अच्छी उनसे गपशप रही थी। बहुत से प्रोजेक्ट्स माशाल्लाह उन्होंने किए हैं, एक्टिंग बड़ी शानदार उनकी है, लेकिन इसके साथ साथ एक्टिंग से अगर हम थोड़ा सा पहले की बात करें तो मॉडलिंग की फील्ड, या हम अगर मुकाबलों की बात करें तो मिस वर्ल्ड पाकिस्तान के तौर पर भी वो सामने आई हैं और बड़ा उन्होंने काम किया है। चैरिटी वर्क भी करती हैं, सोशल वर्कर भी हैं और बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी है उनकी। गपशप में बड़ा मज़ा आया भी है, आज फिर आएगा। तो हम बात करें अरीज चौधरी की। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं? ज़बरदस्त, ये ग्लो आपकी नेचुरल है। बिल्कुल नेचुरल है। अच्छा, ये बात करने का मकसद ये था कि अभी ब्रेक में जो कि डिस्कशन ये हो रही थी कि वो ग्लो बहुत ज़्यादा था, मुझसे पूछ भी रहे थे। उन्होंने कहा शाइन आ रही है आपके माथे पे, शाइन आ रही है। वो अरे मैंने तो फाउंडेशन भी नहीं लगाया। शाइन आ रही है। सुबह अर्ली मॉर्निंग मेकअप करना मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ लगती है। अरे शूट पे भी मेकअप कितना आप वैसे कर रही होती हैं? फाउंडेशन नहीं लगाती हैं या सिर्फ ब्लश या कंसीलर? मुझे फाउंडेशन से थोड़ा प्रॉब्लम है कि मैं वो यूज़ नहीं करती। उसके अलावा लिपस्टिक, लाइनर आई कैन लाइक पुट ऑन माय फेस। सही। तो हाँ, फाउंडेशन से प्रॉब्लम है। और आई थिंक इसी वजह से स्किन जो है वो आपकी सही भी रहती होगी, बिकॉज डेली फाउंडेशन केमिकल है ऑब्वियसली। फाउंडेशन से आपकी स्किन खराब होती है बिकॉज आपके पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं एंड देन जो भी डर्ट होती है वो इकट्ठी हो जाती है। अगर सिंपल आप कुछ लगा लो तो आई थिंक दैट्स नॉट बैड फॉर योर स्किन ना। अच्छा, लेकिन एक्सेप्टेंस है? I mean, very serious note, coming मतलब, this I from don't Miss know if Pakistan world and coming this from an actor and coming this from a model के मैं तो नहीं लगाती। हाँ, मतलब मेरा बस चले तो मैं तो सिंपल भी आ जाऊँ, बट बिकॉज ऑफ दिस टेलीविजन वी नीड टू बी लाइक लिटिल रिप्रेजेंटेटिव। इट्स बिकॉज हम अब बिकॉज लड़कों का तो प्रॉब्ली शायद इतना अब शायद वो स्कार्स और वो एक्सेप्टेंस आ चुकी है किसी हद तक, खैर पहले से ही थी। लड़के तो ज्यादा वो होते हैं मतलब Conscious. कॉन्शियस, ये जो तो मैंने सुनना अपनी चाह रही फील्ड में थी देखा है मैंने लाइक ड्रामास में इवन कि हम जब साथ में भी होते हैं तो फिर मैं खुद से अकेले से सोच रही होती हूँ कि यार मैं तो इतनी कॉन्शियस नहीं हूँ लड़कियों की, ये लड़के इतने कॉन्शियस हैं। अरे कौन है जो सबसे ज्यादा कॉन्शियस है अपने लुक्स को लेकर? बहुत ख्याल रखते हैं जिनके अपने साथ skin का। आपने कहा, जो स्किन का ख्याल रखते हैं, मेकअप कि मेरी स्क्रीन जो है वो परफेक्ट आनी चाहिए। हुमायूं अशरफ। कौन? हुमायूं हुमायूं अशरफ। अच्छा, वो कॉन्शियस। माद इरफानी वैसे तो फिटनेस के मामले में तो बहुत ही कॉन्शियस हैं, वो खाने पीने के मामले में हमें पता है कॉन्शियस, स्किन के मामले में भी कॉन्शियस हैं। आई थिंक जितना मैंने उनको देखे नॉट रियली बट हाँ अपनी रूटीन को लेके डाइट को लेके तो ही उसको बहुत ज्यादा होते हैं। और एटलीस्ट थोड़ा सा अपने आपके बचपन में लेकर जाते हैं आपको, अगर आप चली गई क्योंकि हम भी मुश्किल से जा पा रहे हो तो समटाइम्स याद ही नहीं आ रहा होता। पहला रोजा याद है कब रखा था? पहला रोजा मुझे नहीं याद, एग्जैक्टली नहीं याद, बट कुछ मेमोरीज हैं जैसे होता है ना कुछ वो जो बचपन की मेमोरीज होती हैं, चिड़ी रोजे की मेमोरीज होती हैं जो अब समटाइम्स होता है कि अम्मा बाबा कहते नहीं आज वो चिड़ी रोजा था, अभी कुछ खा लो, फिर आहिस्ता आहिस्ता रोजे पे आते हैं। 12 बजे तक रोजा होता है, 12 के बाद जो है वो। अच्छा, वैसा रोजा मैंने कभी नहीं रखा, अगर रखा भी होगा तो पूरा ही रखा होगा, मतलब वो चिड़ी रोजा नहीं मुझे समझ में आता तो क्योंकि उस टाइम तक तो मैं वैसे भी सो रही होती थी, मतलब अगर पीछे अपने बचपन में भी जाए तो मुझे ये याद है कि हम रोज़े जब मतलब सहरी होती थी तो मैं नॉर्मली नान, चने
इस तरह की चीज़ें बहुत मज़े की Okay. मिलती थी हमारे घर के पास से, और Okay. उसके साथ मैं कार्टून्स लगा लेती थी। ओके उस वक्त कॉमेडी डॉग, Okay. कुछ इस तरह के कार्टून्स चलते थे, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। उसको देख के मैं कहती थी अच्छा इसको देख के कुछ खाऊंगी, फिर मैं रोज़ा रखूंगी, मतलब Okay. वो एक हैप्पीनेस होती थी ना, लिटिल हैप्पीनेस। ओके तो बस इतना याद है मुझे इतना अपने याद रोज़े है। के बारे में। हाँ, कोई मुश्किल रोजा याद है कि जो बहुत मुश्किल से पूरा हुआ हो? आई थिंक वो फिर बचपन का नहीं है, ओके क्योंकि कराची में हम लोग जब शूट पे काम Okay. कर रहे होते थे, तो एक बार ऐसा था कि मैं मतलब रोज़ा तो मैं ऑब्वियसली नहीं छोड़ी होती थी, सही। बट इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और डिहाइड्रेशन मुझे हो गई, क्योंकि सुबह आप जल्दी Outdoor उठ रहे हो, भी, फिर आप पूरा टाइम कैमरा लाइट्स के Yes. सामने हो, तो वो डिहाइड्रेशन बिल्कुल। स्टार्ट हो जाती है। तो मेरी बिल्कुल बस हो गई थी। आई वांटेड टू जस्ट रिलैक्स। और उसमें ज़ाहिर है आपने उस कैरेक्टर में एनर्जी भी रखनी है, Energy भी रखनी है आपने। अपने आप को फ्रेश शो भी करना है, हालांकि आप नहीं हैं, आप नहीं ट्रेन्ड हैं, हाँ। हैं बिल्कुल डिहाइड्रेटेड। अच्छा, मैं ज़्यादा डिहाइड्रेट इसलिए हो जाती थी क्योंकि मेरी एक रूटीन है ना कि असर से मगरिब के दरमियान मुझे एक तस्बीह पढ़नी होती है, और उसमें मेरा Okay. मूड ड्राई हो जाता था। ओके तो वो काम के साथ साथ ना वो चीज़ मुझे थोड़ा वो करती थी मुश्किल कि यार, होती होगी। मुश्किल हो, बहुत मुश्किल था मुझे, इसलिए तो याद है नहीं कह रहे तो माय फेस एक्सप्रेशंस कैन टेल कि यार वाकई बहुत मुश्किल था। हाँ, Okay. अच्छा डाइट का कैसे ख्याल रखती है रमज़ान में? वैसे सबके लिए आसान तो होता है, लेकिन ज़ाहिर है जो लोग फूडी होते हैं उनके लिए मुश्किल होता है। आप फूडी हैं, पकोड़ों समोसों वाली अफ्तारी होती है? वो अफ्तारी क्या जिसमें पकोड़े और समोसे ना हो? यार ये तो मेरे फेवरेट है, बट मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं ज़्यादा डाइट कॉन्शियस नहीं हूँ। नहीं है। अब मतलब आपको मेरी इस मेकअप वाली बात से अंदाजा हो जाना चाहिए कि मैं बहुत वो नहीं होते सटल से, ये तो आप नेचुरली ब्लेस्ड हैं तो फिर। हाँ ये आप कह नहीं सकते, क्योंकि मैं वैसे फास्ट फूड नहीं खाती। ओके लाइक आई डोंट लाइक बर्गर्स, आई डोंट nice. ईट राइस, आई डोंट Okay. ईट चपाती। ओके ये इसलिए नहीं कि मैं डाइट पे हूँ, सही, इट्स वैसे ही नहीं जस्ट कि खाते। मुझे मटन पसंद है तो मैं उसको ऐसे ही खा लूंगी, ओके फिश खा लूंगी। रोटी नहीं खाती? रोटी इतनी नहीं गोश्त खो रहे हैं आप, खाती। हाँ हाँ, यू गॉट इट। प्रोटीन इनटेक ज्यादा है, उन्होंने गोश्त हाँ। डायरेक्ट खा लेंगी, रोटी नहीं खाएंगी, और चावल नहीं खाएंगी। चिकन मैं बाहर का नहीं खाती हूँ। Okay. जैसे कि हमारे अपने फार्म के Okay. चिकन्स हैं, ठीक या है। मटन भी हमारे अपने फार्म का होता है, तो लाइक Okay. एवरीथिंग इज मतलब फ्रॉम इतना कॉन्शियस है अच्छा, तो आप। आपको हर चीज़ जो है वो प्योर फॉर्म में मिल रही होती है, इसका हाँ। मतलब ये है तभी हाँ। आपकी डाइट और वो चीज़ें मैं maintain बचपन से रहती हैं। देसी घी खाती आई हूँ, तो मैं नॉर्मल घी भी नहीं खा सकती, मुझे देसी घी की आदत है। ओके तो इट्स जस्ट लाइक दैट। कभी पहले मतलब मैं दूध में देसी घी डाल के पिया करती थी, अच्छा। फिर बाद में छोड़ दिया। तो मतलब मुझे खाने में आई एम नॉट दैट कॉन्शियस। Okay. आई लाइक टू ईट। ये देसी घी और ये बकरे और ये इतना कुछ खाने पर कभी वेट बढ़ा भी है आपका, जिसको आपने कम किया हो? नहीं, वेट नेचुरली ऐसे ही रहा है। मुझे नहीं याद मैंने कभी अपना वेट कम किया। अब मेरा ख्याल है प्योर अगर आप डाइट ले रहे होते हैं और आप फिर कोई प्रॉब्लम नहीं फिर होती प्रॉब्लम यार। नहीं होती। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब जिस तरह से आप बाहर की घी और उसकी बात करें, हाँ। वो आप आई थिंक आपके बचपन से अगर आप अच्छी खुराक खा रहे हैं ना, और उसके साथ आपका कोई मतलब जैसे मेरी स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी बचपन Okay. में, सही। टिल 22। ओके हर दिन मुझे एक दिन बैडमिंटन खेलना होता ठीक था, एक है। दिन स्विमिंग, एक दिन Okay. हॉर्स राइडिंग, एक दिन मतलब आउटडोर एक्टिविटीज़ होती थी ना बहुत सारी, Okay. डिफरेंट हॉर्स राइडिंग के अलावा फिर बहुत सारी चीज़ें। तो आई थिंक वो फिर आपका जब नेचुरली सिस्टम बिल्डअप हो जाता है ना एक कम एज बिल्कुल से, बॉडी ट्यून्ड हो जाता तो फिर वो आगे जाके आपको इतनी तकलीफ नहीं होती, एक सर्टेन एज के बाद आपको फिर मेंटेन तो मेरा ख्याल है ये जो बचपन में जितनी भी माएँ देख रही हैं, बाप देख रहे हैं, माओं का खाली माओं की जिम्मेदारी नहीं होती है, अपने बच्चों की डाइट ना, ये फलाने नूडल्स दे दिए, अच्छा कोई बात नहीं, ये फ्राइड आइटम दे दिया, आज लंच में कुछ बनाने का टाइम नहीं है तो चले जी पैकेट फूड, या इस तरह से। तो ये है कि आप बचपन से जिस तरह अपने बच्चों को डाइट देंगे, उनकी इम्यूनिटी उसी लिहाज से बिल्ड होगी। वरना Exactly. बाद में बड़ा मुश्किल हो, फिर सारा ब्लेम तो हम बच्चों को कर रहे होते हैं कि जी आप वीक हो, आप पढ़ाई में ये हो, आप आपकी तो base इम्यूनिटी आपकी जो खराब बचपन है। से बिल्ड होती है ना, वो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। लेकिन मेरे माँ बाबा वाकई बहुत कॉन्शियस थे। आपने बताया था कि रुबाब का कैरेक्टर आप बहुत अच्छा कर लेती हैं, या यू सॉ दैट। आपने बताया वो क्लिप, एंड वो बहुत जेनेरिक सी आप बात कर रही Generic थी उसके अंदर, और उसके उन्होंने नीचे उसको- कमेंट्स इतना ट्रोल किया आप गया। I was कमेंट्स को shocked. छोड़े, आपने उस पे न्यूज़ नहीं देखी जो उन्होंने बनाई? यस मतलब उन्होंने मेरी पॉजिटिव बात हटा हटा दी, दी। हाँ। और वो नेगेटिव बात की ये तो रुबाब का कैरेक्टर करना Exact- चाहती exact थी। बात हालांकि क्या सिर्फ थी? एक बात हुई कि उनको लगा कि भैया आप अच्छा ज्यादा कर सकती थी, आपको अपनी पर्सनालिटी का पता होता है। हर बंदे को पता होता Yes. है, और मतलब क्या कहे। अच्छा एग्जैक्ट बात क्या थी? आप क्या न्यूज़ तो हमें समझ आ गई क्या पे की गई है, और वो सबने देख भी ले कि किस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने उसको लगाया हाईलाइट बना बना के। हाईलाइट किया। आप क्या बात कन्वे करना चाह रही असल थी? में बात ये हो रही थी कि मुझसे क्वेश्चन ये हुआ था कि अगर आपको रुबाब का कैरेक्टर मिलता
तो आपको क्या लगता है कि आप अच्छा कर पाती? तो मैंने उसके जवाब में ये बोला था कि रुबाब ने बहुत अच्छा प्ले किया है, बट अगर वो मुझे भी अगर मिलता, मतलब इन केस कि वो नहीं थी तो मैं अगर होती तो मैं भी बहुत अच्छा प्ले करती. इट वाज लाइक दैट. इट वॉज नॉट दैट कि वो मुझे मिलता और मैं करती. ये तो बिल्कुल नहीं था. तो मतलब उन्होंने वो वाला चंक निकाल के बस वो लगा दिया. बट जिन्होंने मेरा पूरा इंटरव्यू देखा हुआ था, जो कि सिर्फ 2-3 लोग थे, उन्होंने नीचे कमेंट किया हुआ था कि यार पूरा इंटरव्यू तो देख लो कि वो क्या रही. अच्छा, अक्सर ये होता है अरीज के लोग नहीं पूरा इंटरव्यूज देख रहे होते, वो छोटे छोटे क्लिप्स जिस तरह से अपलोड हो जाते हैं उसका कॉन्टेक्स्ट ही बात का चेंज हो जाता है. उसके बाद जवाब दिया लोगों को, खुद भी आपने नहीं दिया, बॉदर नहीं किया. अब कितना जवाब देंगे? वो इतने मीडिया आउटलेट्स में चीज लग रही होती है, कहाँ जवाब देंगे फिर? अच्छा, मुझे आदत नहीं है हर रिएक्शन का ना कोई एक्शन, हर एक्शन का कोई रिएक्शन देने का ना. तो मैं बड़ी कूल एंड काम रहती हूँ until unless. I think it's good. तो आपकी जो अच्छी स्किन है उसका राज एक ये भी है मेरे ख्याल में. नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कभी-कभी फिर रिएक्शन आता भी है. कब रिएक्ट किया, किस बात पे रिएक्ट किया है? जब कोई रिस्पेक्ट पे बात आ जाए, फिर मैं रिएक्ट फिर मैं कुछ बोल के नहीं करती हूँ. बस मैं चुप करके कुछ जो होना होता है वो हो जाता है. तो वो दुआएं तो नहीं दे देते? चल रहा होता चल जाता है कि उसके साथ कुछ हो गया. नहीं, ये तो नहीं कह देती, अल्लाह पे छोड़ दिया. नहीं, अल्लाह मैंने भी ऐसा नहीं कहा कि सब मेरे पे छोड़ दो, फिर तो हम यहीं बैठ जाते हैं. हम कहते हैं अल्लाह पे छोड़ देते हैं, इंटरव्यू हो जाएगा. एग्जैक्टली नहीं होता, खुद कुछ करना पड़ता है. आपको एफर्ट करनी है ना. तो आप दिल में कुछ उसे बुरा समझते हैं, फिर उसके साथ कुछ हो जाता है? नहीं, मैं पहले एक वार्निंग देती बहुत प्यार से, फिर दूसरी वार्निंग देती बहुत प्यार से. ठीक है. फिर जो वार्निंग्स होती है वो सच हो जाती है. दैट्स ऑल. तीसरी दफा हालांकि आपने कुछ नहीं किया होता. फिर मैं खुद तो नहीं करी होती ना ऑब्वियसली. फिर अगर अगला समझदार होगा तो वो तो फिर दूसरी पे क्या पहली पे समझ जाएगा ना कि नहीं करना. बट देखिए, रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू टेल अनदर पर्सन कि हाउ टू रिस्पेक्ट. नहीं, उसको कॉम्प्रोमाइज होना भी नहीं चाहिए. दैट्स वेरी ट्रू. आपकी बाउंड्री कोई भी क्रॉस कर रहा है तो उसको एक शटअप कॉल मिलनी चाहिए. अच्छा, ये इसमें ये मामला होता है ना कि लोग ये समझते हैं कि अच्छा चूंकि मीडिया में काम कर रही हैं, चूंकि एक्टिंग करती हैं, एक्सेसिबल हैं, कुछ भी कह देंगे, कोई मसला नहीं होगा. ये एक राय है जो कि बहुत गलत है. बहुत इजी टारगेट. दैट्स राइट वर्ड. आप इसको फेस करती हैं बहुत ज्यादा? आई थिंक जब मैं बहुत मतलब ऑब्वियसली मैं बहुत कम एज थी जब मैं इस फील्ड में आई हूँ, तो आई हैव फेस्ड इट. बट तब भी मैं अल्लाह का शुक्र है बहुत समझदार थी और मैंने शटअप कॉल्स तब भी बहुत ज़्यादा दी. और अब तो खैर सबको पता है, मेरे ख्याल से वो खुद ही, मेरा ख्याल है ये वाला जो एक ऑरा आप रखते हैं ना, शायद ठीक भी होता है. इससे दूसरे को एक ना पता होता है कि ये स्पेस इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते. आपको ये स्पेस इन्वेड नहीं करनी है. एंड दैट्स इम्पोर्टेंट, ताकि आपकी एक जगह बनी रहे. ये बहुत जरूरी है. ठीक है ना, हर काम के एक अपना दायरा होता है यार. एंड हम अब आप लोगों की बातों की वजह से या उनकी फजूल एक्शंस की वजह से आप अपना काम तो खराब नहीं कर सकते. बिल्कुल ऐसा ही है. जिंदगी में अगर कोई कुछ कर दे, कभी होता है कि बड़ा मुश्किल हुआ हो किसी को माफ करना, लेकिन बस फिर कर दिया हो. अक्सर हमारे साथ जिंदगी में ऐसे हो जाता है कि कोई कुछ करके चला जाए आपके प्रोफेशनल करियर, आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी, बट बड़ा मुश्किल होता है उसको माफ करना. आपको बड़ा माइंड बनाना पड़ता है क्योंकि वो समटाइम्स नहीं भी कर पाते. अपेरेंटली तो आप कह देते हैं कि जी माफ किया, लेकिन दिल से माफ करना मुश्किल हो जाता है. मैं इस तरह माफ नहीं करती कि मैंने अंदर से माफ ना किया और मेरे को माफ कर दिया. ऐसा नहीं होता है. क्योंकि देखो, आप इंसान हो ना, हर किसी की कैपेसिटी बर्दाश्त करने की डिफरेंट है. मेरे साथ ये है कि मैं बहुत अच्छी हूँ. अगर मैं नहीं अच्छी तो फिर मैं खुद भी डर रही होती हूँ कि मैं बुरी भी बहुत हूँ. माफ़ करना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है. मतलब लाइक इन माई डिक्शनरी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ हो, छोटी चीज़ पे तो हर इंसान माफ़ कर देता ना. बट जब तक आपका दिल साफ ना हो, आप हील ना हो चुके हो प्रॉपरली कि आप उसको दिल से माफ़ करना चाहें, तब तक आपको तभी माफ़ करना चाहिए. वरना ये ऊपर से हाँ तुम्हें माफ़ किया, वो जो लोग कर रहे होते हैं ना नॉर्मली, वो भी पता चल जाता है कि किसने सच में माफ किया और किसने नहीं. क्योंकि जरा एक्शन से अंदाजा हो जाता है कि वो दिल से राजी हो गया या नहीं हुआ राजी. अदरवाइज बंदा कहता है फाइन, उस बात को खत्म करने के मामले में कहता है फाइन जस्ट लीव इट, माफ कर दिया. अरीज साथ मौजूद हैं, गपशप चल रही है. छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे. रहिए हमारे साथ. दिस इज राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन. वेलकम बैक जी. अरीज चौधरी हमारे साथ मौजूद है और बड़े मज़े की गपशप उनसे लग रही है. रमज़ान के हवाले से तो हमने ज़ाहिर है उनसे डिस्कशन की, बट एट द सेम टाइम उनकी ज़िंदगी में आजकल क्या चल रहा है हम जानने की कोशिश कर रहे हैं. डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. रेड लाइन क्या है? अरीज की रेड लाइन क्या है? ये है तो मैं माफ़ी नहीं है, और ये है तो चलो मैं
एक रिस्पेक्ट वाली चीज तो वो आपने ऑलरेडी बता हाँ, दी वो थी, तो उसके वो अलावा डिग्निटी वो तो रिस्पेक्ट top पे तो priority कॉम्प्रोमाइज है कोई ना। नहीं है। हाँ वो तो जो पहले बताई रिस्पेक्टफुली दैट इज ऑन ठीक है। टॉप। और सेकेंडली आई थिंक बीइंग नॉट लॉयल टू समवन, और किसी भी केस में अगर आप किसी को चीट कर रहे हो तो आई थिंक दैट्स अ बिग रेड फ्लैग फॉर मी। ओके, वो मुझे चीज़ नहीं पसंद, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आप अगर अंदर से अच्छे इंसान हो ना तो आपसे कोई गलती भी होती है तो आप बता दो। ओके, बेशक अगला आपको माफ़ करे ना करे, बट सच बताना चाहिए। झूठ उस सूरत में बोलना चाहिए जब बहुत कोई, अल्लाह माफ़ करे, कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि मरने मराने की बात है, तब आप झूठ बोल लो। बट मुझे लगता है कि ज़्यादा झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको कोई अच्छा नहीं लग रहा आप सच बोलो। प्रॉब्लम क्या होगी यार? या खामोश रह लो, या खामोश रह लो, या मतलब the least you can do। झूठ भी ना बोलो, खामोश रह लो। हाँ, बट जो मैं कह रही हूँ मतलब किसी को बिट्रे करना या किसी के साथ लॉयल ना रहना, सो इट्स लाइक दिस इज नॉट धोखा देना बेसिकली, कोई किसी भी केस किसी भी केस में रियल लाइफ में रुबाब है। रुबाब बहुत अच्छी है। नहीं मतलब इन्होंने माफ नहीं किया था ना। वही कह रही हूँ ना, रुबाब धोखा बहुत दिया बेहतर है। यानी आप उससे नेक्स्ट लेवल पे। यू गॉट इट। उन्होंने तो केक मला था और हाँ, सिर्फ केक मतलब केक से क्या होता है? केक तो बहुत नॉर्मल। तो रुबाब क्या? अच्छा, अगर आप रुबाब होती तो आप क्या करती? बताती थोड़ी क्या करती। जिसने समझ रहा हो तो उसको समझ आ जाती है। यानी मामला केक तक तो बिल्कुल नहीं रहना था, छुरी भी हो सकती थी केक काटने के लिए। आप क्या समझे? मैं तो केक काटने की बात कर रहा था। केक काट के एक एक स्लाइस मिलती, मैं ये कहना चाह रहा था। तुमने क्या समझे? देखो जरा, मैंने कहा डैमेज कंट्रोल कर लो। लोगों ने कहना तशद्दुद का मामला हो रहा है। कोई तशद्दुद की बात नहीं हो रही यहाँ पे, केक काटने के लिए छुरी की बात हो रही है। ताकि एक एक स्लाइस मला जा स्लाइस सके, करके देना। बारी बारी पूरा केक मलते हुए ना एक गो में मला जाता है। वो एक गो वाले में क्या मिलना है यार? तो वो तो एक ही बार हो गया। हाँ, हर 5 सेकंड बाद मिलेगा, फिर मजा आए। एक पेस्ट्री फिर दूसरी पेस्ट्री। केक बेचारा कहेगा मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या किया, मुझे क्यों धोखेबाज के मुंह पे मला दो। वैसे ये बात बिल्कुल ठीक है कि उस शख्स की औकात बेसिकली धोखा किसी भी जुमरे में आप अगर हाँ, दे रहे किसी भी हैं चीज़ में तो वो इतनी हो जाती है कि कोई एक आम सी चीज जो आपको लग रही होती है ना, वो भी उस शख्स से खास होती है। वो भी तो खास वो होती उस है। इंसान ये की बात सही वैल्यू है। वो इस कदर गिर जाती है आपके सामने। बिल्कुल। दैट्स वेरी राइट जी। अरीज, एक और सवाल, अब हम इस मौजूद से हटते हैं, इस रेड लाइन से भी हटते हैं। ओके। मोहब्बत क्या है आपके लिए? मेरे लिए इन माय डिक्शनरी आई थिंक इट्स लाइक मोर अबाउट सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस, हाँ। मैं अगर मतलब मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, जैसे माँ बाप हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ खाने के लिए नहीं है तो आपकी माँ खुद का आपको पेट फुल फील करवाएगी कि बेटा मेरा तो पेट फुल, अंदर से उसका पेट फुल नहीं होगा, बट वो आपका पेट भर रही है। तो लव, प्यार, मोहब्बत जो भी है वो किसी से भी हो, बहन भाइयों से हो या अल्लाह ने जो भी एक अट्रैक्शन बनाई है किसी इंसान से हो, वो सेक्रीफाइस मांगती है बहुत सारी चीज़ों में। अगर आपको वो नहीं करना आता तो फिर आप इस काबिल आप ही केस में तो बड़ा डिफरेंट हुआ होगा। अम्मी आप ही कहती होंगी चिकन मैं खाती हूँ, मटन तुम खा लो। मतलब यही प्यार होगा आपकी तरफ तो। चलो ये चिकन का एक पीस मैं खाती हूँ, मटन की रान भी तुम्हारी है, चांपे भी तुम्हारी हैं, ये जो अभी मैं देख लें वो खाती है ना यार। मैं तो इस लिहाज से कह रहा हूँ ऑन लाइटर नोट, जो चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद है उस पर्सपेक्टिव से ना। अच्छा, अब प्यार वाकई अनकंडीशनल होता है आपकी नज़र में? वो हम अक्सर ये बात कह रहे होते हैं ना कि जो प्यार मोहब्बत है वो अनकंडीशनली होता है, अदरवाइज वो नहीं होता। बट कंडीशनल आई बिलीव कहीं ना कहीं होता है ना, कि माँ अगर बच्चे से प्यार करती है तो वो एक कंडीशन है कि वो उसकी औलाद है तो वो प्यार कर रही होती है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आई थिंक कुछ जगहों पे अनकंडीशनल भी होता है, क्योंकि कई दफ़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई किसी से अटैच हो गया ये प्यार है, ऐसा नहीं है। ओके, अटैचमेंट इज़ डिफरेंट, अट्रैक्शन इज़ डिफरेंट। कोई आप किसी के साथ क्यूरियस हो, दैट्स डिफरेंट। ओके, प्यार जो होता है वो बस वो बगैर किसी मकसद के होता है। उसमें कोई ये नहीं होगा कि मुझे इससे कुछ चाहिए। वो आपको खुद ही एकदम फील होगा कि यार मुझे इससे कुछ चाहिए भी नहीं है, ये मुझसे बुरा भी कर रहा है, फिर भी मुझे इस पे प्यार आता है। मतलब कुछ देर बाद गुस्से के बाद आपको फिर भी प्यार आता है। सो दैट्स कॉल्ड लव ना। माँ बाप भी जब कभी गुस्सा होते हैं तो आपको डांट पीट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हक कर लेते हैं, बर्दाश्त नहीं होता, प्यार कर लेते हैं। एग्जैक्टली।
तो आई थिंक प्यार किसी भी केस में अनकंडीशनल हो होता तो है। वो दैट्स लाइक काइंड ऑफ ट्रू लव। उसमें आपको कुछ चाहिए नहीं होता। डिफरेंशिएट हो जाता है आराम से, जो आपने बात की कि अच्छा अट्रैक्शन, क्यूरियोसिटी, किसी को सिर्फ पसंद आ जाना, एंड देन द लव थिंग। नॉट दैट इजी, नॉट दैट इजी। नॉट दैट इजी। ये Okay. समझने में बहुत टाइम लगा। ये समझने में बहुत टाइम लगा। ऐसा नहीं होता है, आपको बहुत सारे एनालिसिस हमें कम एज में भी नहीं पता होते हैं, हमें खुद करने पड़ते हैं। यस। या आप अपने एक्सपीरियंस से गुजरते हो ना, तो फिर आपको समझ में आता है अगर आप कैलकुलेट करो। ऐसा नहीं कि आपके साथ कुछ बुरा हो गया तो आप किसी और चीज़ में नेगेटिव में लग गए या किसी पॉजिटिव में लग गए, आपने अपने आप को टाइम ही नहीं दिया समझने के लिए कि आपने कहाँ क्या किया, क्या हुआ। बिल्कुल सही बात। आप खुद को टाइम दोगे तो आपको अपने बारे में पता चलेगा ना कि Very क्या right. किया और क्या उसमें और था। गलतियां तो इंसान से होती हैं, लेकिन अगर वही गलती आप दोबारा करें, दैट्स अ ब्लंडर। हाँ, that's एक बार गलती हुई है, आपने उसे सीख लिया, तो ये तो एक अच्छी लर्निंग हो गई आपकी, और अल्लाह ने आपको सिखा दिया थोड़े से नुकसान से, आप किसी बड़े नुकसान से बच के, और आप आगे जिंदगी में उस चीज से फिर बचे रहते अच्छा हैं। वैसे फॉर द टाइमिंग, अच्छा उस मोमेंट की अगर बात करें तो हमें लग रहा होता है फल्ला हमसे पता नहीं क्या चीज़ चली Yes. गई, और मतलब आपको लगता है जिंदगी खत्म, और ये सारी Yes. चीज़ें आपके माइंड के अल्लाह ने ऐसा क्यों किया, या ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके माइंड में आ रहे थे, क्योंकि हम इंसान हैं। और लेकिन कुछ टाइम के बाद वाकई रियलाइजेशन होती है कि जो चीज़ चली गई वो अच्छा हुआ चली गई, क्योंकि अल्लाह ने उससे बेहतर नवाजा आपको। ऐसा ही सो वो वाकई अल्लाह बहुत अच्छे से कंपनसेट करता है। हाँ बिल्कुल। अगर ये बात भी इंसान समझ ले, मतलब कई लोगों का एक्सपीरियंस होता है, वो अगली दफ़ा फिर कह रहे थे हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। मतलब थोड़ा सा आपको ट्रस्ट, थोड़ा सा अपने आप को काम रखना पड़ता है, इस चीज़ को टाइम देना होता है ना, अपने अल्लाह के डिसीजंस को भी टाइम दो। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप यकीन करें तो फिर ऐसा, ये कैसे यकीन है कि फिर आप सोच भी रहे ये हैं, कैसा यकीन है, इसमें डाउट्स हैं बहुत डाउट्स ज्यादा। हैं। तो यकीन अगर तो आपने यकीन होता है। कर लिया है ना, फिर यकीन तो रखें। फिर आप बेफिक्र हो जाओ। फिर Absolutely. आपका टेस्ट यही है कि आप बेफिक्र हो जाओ उसमें। एब्सोल्युटली राइट। फिर और उस पर उसमें, यकीन हाँ। रखें और उसकी रजा में राजी हो। वो जो हाँ। उस वक्त अगर थोड़ी सी बल्कि कहीं उसमें पर हर्डल्स आएंगी, आएंगी। दैट्स आल्सो योर टेस्ट कि Yes. अगर अल्लाह का इंसान उस पर यकीन करे अल्लाह तो आपको और मजबूत करना चाहता है, वो चाहता है आप और आगे बढ़ें, इन छोटी छोटी रुकावटों को अबूर करें। अगर मुश्किलात ही नहीं देखेंगे, रुकावटें अबूर नहीं करेंगे, तो एक बेटर ह्यूमन कैसे आप बनेंगे? आप कैसे कह सकेंगे मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, मैं यहाँ से भी निकला, मैं वहाँ से भी निकला। ऑफ कोर्स अल्लाह की मदद से आपने ये सब कुछ करना होता है। ऑलरेडी रीच, अब थोड़ा सा बात अब प्रोजेक्ट से मुतालिक करते हैं। नए प्रोजेक्ट्स जो ऑफर होते हैं, क्या चीज़ है जो कि डिसाइड करती है आपकी नज़र में कि अच्छा मुझे प्रोजेक्ट करना है या नहीं करना? व्हाट इज दैट वन थिंग दैट इज योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस? आई थिंक सबसे पहले तो मैं ये देख रही होती हूँ कि कंटेंट हमारे पास क्या आ रहा है, Okay. बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एक ही तरह के कंटेंट आ रहा होता है। तो फिर उसमें मैं ये देख रही होती हूँ कि स्टोरी ओके, किस तरह से इवॉल्व कर रही है, ठीक है, कैरेक्टर्स के अराउंड। ठीक है, और फिर मैं अपना कैरेक्टर देख रही होती हूँ। ओके, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स भी मैंने किए हैं जो जिनको मैंने बहुत अच्छे से खुद ही बिल्डअप किया और अच्छा बनाया भी। फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपके डायरेक्टर कौन है, ओके, एंड देन यस मोस्ट इम्पोर्टेंट योर कास्ट। ओके। आई वाज अबाउट टू से राइटर एंड कास्ट, ये कितनी मैटर करती है? ये बहुत मैटर करती है। राइटर भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो उन्होंने लिखा होता है ना, जो राइटर के डायलॉग्स होते हैं या जो स्टोरी होती है प्रॉपर, वो ही सबसे मेन चीज़ होती है। और फिर उस चीज़ को डायरेक्टर किस तरह से निकाल रहे होते हैं ना, वो फिर एक अलग चीज़ है। लाइक दीज टू आर कनेक्टेड। बिल्कुल ठीक है। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रही होती हूँ कि स्टोरी लाइन क्या है, फिर कास्ट में कौन है, डायरेक्टर कौन है। ये सब एंड कास्ट में ज़रा कंफर्ट देखना होता है आपने कि क्या आप कंफर्टेबल हैं काम करने में, यही देख रही होती हैं। एक्टर्स हों जिनके साथ काम नहीं किया, तो काम करेंगे तो पता चलेगा ना कितने पानी में है। अच्छा वैसे कंफर्टेबल आप होती हैं अगर कोई न्यू कमर हो, या फिर आपको ये होता है कि सीनियर या मतलब आपके लेवल की जो कंफर्ट जोन के साथ? यार वैसे आई थिंक मैं खुद बहुत ज़्यादा तंग करने वाली नहीं हूँ। आई एम वेरी लाइक फ्रेंडली, लाइवली। तो अगर तो मैं जब सेट पे जाती हूँ तो मुझे लगता है किसी को मुझसे इतनी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, एक चीज़ से होती है कि अगर कोई मेकअप रूम में कोई स्मोक कर रहा, ओके, तो फिर मैं गुस्सा हो जाती हूँ और मैं निकल जाती आप हूँ। ठीक करती हैं। और ये बात बेसिक एथिक्स है, बिल्कुल हाँ, ये basic होने ethics है ना, चाहिए। वही मैं आपको ये बता रही सबको आपने करनी है, इट्स योर चॉइस। फिर वहाँ करें जहाँ पे अलाउड है, ओपन स्पेस में जाएं। जो स्मोक फ्री जोन्स होते हैं वहाँ पे जरा एहतियात करें, बड़ा ज़रूरी होता है। ना ही करें तो बेहतर है वैसे नहीं, वो तो ना करें तो बहुत बहुत ही बेहतर है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोई environment को आपको pollute ना बस करें। आपके दिमाग पे सवार हुई हुई है तो फिर जाए स्मोकिंग एरिया जाए, वहाँ स्मोकिंग करें एंड देन वापस दूसरों के फेफड़े मत जलाएं। मेहरबानी ये बड़ा करें। important अरीज, लास्टली कोई रेजोल्यूशन है इस साल का जो सोचा हो आपने, दैट इज वन थिंग यू वांट टू डू? इस साल वो हो रहा है जो मैंने कभी नहीं सोचा। ओके, क्या? इसलिए मैं मतलब अच्छे सेंस में, बट इसलिए मैं नहीं चाह रही हूँ कि अब मैं इस साल कोई प्लानिंग करूँ। ओके, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने अल्लाह मियां से दुआ की थी
कि अल्लाह में मैंने सारे साल खुद चीज़ें प्लान कर करके की हैं, तो इस ये वाला जो साल होगा ना इसमें मैं कुछ प्लान नहीं करूंगी। और लिटरली मुझे लगता है मेरी वो दुआ कबूल हो गई है। अच्छा साल शुरू हुआ खुद ब खुद चीज़ होना शुरू हो गई, माशाल्लाह। तो आई वाज लाइक ओके मैं कुछ नहीं करी हूँ, लेट इट सिट बी, बैक, रिलैक्स एंड उसके Sit प्लान back में and राजी हैं और relax। चल हाँ, रही हैं। हाँ, गोइंग विद द फ्लो। गोइंग विद द फ्लो, और उस पे भी इसलिए शी इज गोइंग विद द फ्लो क्योंकि उन्होंने दुआ भी की थी और वो उनको नजर भी आ रहा है होता अच्छा, और हुआ। पीछे की एफर्ट भी है, ये मत भूला करें। पता चले लोग हाथ पे अटक के गो विद द फ्लो, लमिया जो करना है आपने नो, नहीं, ये ऐसा स्ट्रगल नहीं। एक जिंदगी struggle की है, बिल्कुल। इतने सालों की। तो अब एक स्टेज है जहाँ पर वो ये कह सकते हैं हाँ गो विद द And maybe फ्लो, for just this year उन्होंने हो सकता है सोचा नेक्स्ट ईयर कोई प्लान वो कर भी लेंगे। और अभी तो never साल शुरू हुआ है, हो सकता नहीं, है जो प्लान मतलब खुद ब खुद प्लान हो रही है ना know। चीज़ें। और उसके लिए मेहनत की भी ऑलरेडी ना। फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट प्लानिंग, हाँ। चीज़ें खुद ब खुद आ रही हैं और होती जा रही हैं। माशाल्लाह। मतलब ऐसा होता है ना कि आपको डिसाइड करना पड़ता है, बट वो सब चीज़ें खुद ब खुद हो रही हैं। मुझे मैंने सिर्फ जैसे आप कहते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 चीज़ें आई हैं, आपने कहा यार मैं ये करूँ, तो मैंने ये दुआ की थी अल्लाह मियां जो मेरे लिए बेहतर हो ना वाओ। वो खुद ब खुद वो क्लिक कर जाए, हाँ और वो हो जाता तो वो है। खुद ब खुद वही चीज़ें क्लिक हुई जा रही अब हैं। दुआ You भी know, अच्छी you मांग got रही है it। ना माशाल्लाह। ये दुआ सबसे अच्छी यही होता है कि जो मेरे हक में बेहतर है वो हो जाए, हो जाए। जो मेरी जायज़ ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए। यही दुआ आपने मांगी भी और चीज़ें देखें उसके अकॉर्डिंगली चल भी रही हैं। अरीश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, इट वाज नाइस हैविंग यू वंस अगेन। इसी तरह से मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, स्टे पॉजिटिव, और जो आपके प्रिंसिपल्स हैं उनसे बाकी आपने बिल्कुल नहीं हटना। ये बड़े इंपॉर्टेंट होता है कि आप उनसे जुड़े रहते हैं कि नहीं जी, दैट्स द रेड लाइन। अरीश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, इट वाज नाइस हैविंग यू वंस अगेन। और हमेशा अच्छा लगता है अरीश से बात करना, उनसे मिलना, और जो पॉजिटिव वाइब है उनकी वो हमारे सेट पे भी आपको नजर आ रही होगी। तो आज भी हमने यही कोशिश की है अपने इस ट्रांसमिशन के थ्रू कि हम थोड़ा सा बात करें और ईद से मुताल्लिक, और ये भी कि क्या करना चाहती हैं, क्या कर रही हैं। जो एंड था इस डिस्कशन का वो यही था कि वो जो प्लान है अल्लाह ताला का, उस प्लान पे चलें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने हाँ, मेहनत हाथ नहीं पे हाथ करनी। धर के हाँ, बैठ जाए, मेहनत नहीं आपने नहीं करनी मेहनत है। करें उसके बाद एक पॉइंट आता है कि कुछ अरसे के लिए आप वो कर लेते हैं कि ठीक है यू नो आई जस्ट गो विद द फ्लो, बट हमेशा नहीं। अल्लाह ने मेहनत का भी Go कहा है, with the right मेहनत आपको flow. रहा, Go go with with the the right right flow. flow, Go with the ये बड़ा right flow. इंपॉर्टेंट है। हम भी जरा फिर चलते गो विद द राइट फ्लो। ये कि हम दोबारा मुलाकात आपसे कल करेंगे। हमें दीजिए इजाजत। आई एम श्योर कि आपको प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिए। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। अल्लाह हाफिज।